Hello students, welcome to ATP Star. Today we are going to start a new chapter, that is your print culture and the modern world. Previously अभी तक हमने सारी चीज़ें क्या देखी हैं कि वार हुआ, वार होने के बाद लोगों में डेमोक्रेसी की फीलिंग आई टुवर्ड्स देयर नेशन, नेशनलिज्म उत्पन्न हुआ, नेशनलिज्म पैदा हुआ, मतलब एक फीलिंग आई दैट वी शुड डू समथिंग फॉर आवर नेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, चेंजेस आए. अब चेंजेस आए तो टेक्नोलॉजी वाइज ले लो या किसी भी तरीके से ले लो, किस किस वेरी डिफरेंसेस में यहाँ पर चेंजेस आए. पहली चीज़ तो किस में आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ इन एवरी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हर तरीके से, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, इस तरीके से. अब अगर हम आज की डेट में इमेजिन करें तो जो बुक्स हम पढ़ते हैं, जो हम चीज़ें लिखते हैं, ये सारी चीज़ों का भी इन्वेंशन हुआ होगा ऑब्वियसली, आज से नहीं, और ये बहुत पहले से चली आ रही हैं. तो आज बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, द प्रिंट कल्चर. जो प्रिंट है उसका जो कल्चर है वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से जो जनरेशन्स के थ्रू आते 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 विद द चेंजिंग सिनारियो, किस तरीके से आज की डेट में जो प्रिंटिंग कल्चर है वो डेली डे टू डे लाइफ ऑफ अ पर्सन इज हाईली गेटिंग इफेक्टेड एंड इट हैज़ गॉट इफेक्टेड ऑल्सो. ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो बुक्स थी, प्रिंटिंग्स थी, नॉवेल्स हैं जो आज हम पढ़ते हैं, हर तरीके की चीज़ जो भी लिखने और पढ़ने से रिलेटेड है उसका जो इन्वेंशन है वो किस तरीके से हुआ. तो पहली चीज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द कि जो पहली प्रिंटेड बुक्स थी वो कौन सी थी. सी द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन 3 कंट्रीज. जो पहली 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रिंट कल्चर को या पहली बुक जो प्रिंट करी वो बनाया, वो है चाइना, जापान एंड कोरिया. ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें प्रिंटिंग की शुरुआत हो चुकी थी और पहली शुरुआत यहाँ से हुई थी. दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग. तो यहाँ पे जो भी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी वो मेनली क्या थी, हैंड प्रिंटिंग थी वहाँ पर. ठीक है, From AD 594 onwards, books in China were printed by rubbing paper, also invented there against the inked surface of wood blocks. जो छापे नहीं बोलते जिसे हम, कि एक तरीके से जैसे स्टैंपिंग करते हैं कि इंक लेंगे, स्टैंप लेंगे और उसको उससे स्टिक कर देंगे, वैसे ही शुरुआती दौरों में यानी कि चाइना में ये सारी चीज़ों की शुरुआत थ्रू वुड ब्लॉक्स हुई. जो इंक्स भी वहीं बनती थी और जो वुड ब्लॉक्स थी जिसकी वजह से क्या होता था, एक पेपर होता था, उस पेपर में जो भी चीज़ें उनको लिखनी है या बतानी है वो चीज़ों को वो क्या कर देते थे, छाप देते थे. As both sides of the thin porous sheets could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. Accordion book मतलब क्या होता था, जो ये लोग जो भी पेजेस के थ्रू ये लोग जो स्टिक करते थे उन चीज़ों को, वो पेज इतने पतले और इतने ज़्यादा थिन उसमें होते थे कि वो क्या होते थे, पोरस, दैट मीन्स वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट भी होते थे, क्योंकि उस समय जो पेपर की क्वालिटी होती थी वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती थी. तो जहाँ वो उन्होंने पहली जगह पर छापा तो वो वैसे का वैसे पीछे भी छप जाता था. तो अब इस चीज़ को दूर करने के लिए इन्होंने अकॉर्डियन स्टाइल अपनाई. किसने, चाइनीज़ ने. तो यहाँ पे क्या किया, जैसे कि हम पेपर को फोल्ड नहीं करते हैं और वो पंखा बना लेते हैं, उस तरीके से यहाँ पर उन्होंने उस तरीके से बुक्स को क्या करना स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट किया. मतलब एक पेज लिखेंगे फिर उसको फोल्ड कर देंगे, फिर तीसरा, जैसे कि यू मेक द थिंग्स विथ योर पेपर्स, जिसमें से फैन हम बना सकते हैं विद द पेपर, सेम वो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, अकॉर्डियन स्टाइल. और उन्होंने उस चीज़ को अकॉर्डियन बुक्स के नाम से बेचना चालू कर दिया. ठीक है, तो ये पहली चीज़ हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चाइना में, जहाँ से प्रिंटिंग की शुरुआत हो चुकी थी थ्रू वुड ब्लॉक्स. और वो उन चीज़ों को किस तरीके से करते थे, क्योंकि वो जो पेपर होता था वो थिन एंड पोरस होता था, तो यहाँ पे क्या होता था, उसको वो अकॉर्डियन स्टाइल में प्रिंट करने लग गए. The imperial state in China possessed a huge bureaucratic system. अब पहली चीज़ तो हमारे दिमाग में ये आती है कि भाई चाइना ने ही क्यों शुरुआत किया. तो चाइना में इसलिए वो शुरुआत हुई क्योंकि शुरू से ही चाइना एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करता है. अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्यूरोक्रेटिक
ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता क्या है? कोई भी सिस्टम जहाँ पर जैसे कि आईपीएस हो गए, आईएएस हो गए, ये पूरे सिस्टम में जहाँ प्रॉपर तरीके से काम होता है उस चीज़ को क्या बोला जाता है? ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। अब इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को वो करने के लिए यहाँ पर क्या होते थे, डिफरेंट एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जो आज की डेट में भी देने पड़ते हैं। तो यहाँ तो शुरुआत बहुत बाद में, ये चाइना में पहले से इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी। तो क्या होता था कि जब यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है तो लोगों को बहुत सारी बुक्स चाहिए होगी पढ़ने के लिए, सो दैट दे कैन डू व्हाट, दे कैन एंगेज देमसेल्व्स इन दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑल्सो बी हैविंग देयर अर्निंग इन दिस। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, तो जिसकी वजह से पीपल रिक्रूट होते थे थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। जब एग्जाम्स के थ्रू ये रिक्रूटमेंट हो रही है तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसकी जरूरत पड़ेगी? बुक्स की जरूरत पड़ेगी, कॉपीज की जरूरत पड़ेगी, पेन, इंक्स, इन सब की जरूरत पड़ेगी। इसलिए चाइना में सबसे पहले यहाँ पर ये सिस्टम, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का सिस्टम चालू किया गया। Textbook from this examination were printed in vast numbers under the censorship of the imperial state. From the 16th century, the number of examination candidates went up, that increased the volume of print. तो जैसे ही 16th सेंचुरी में ये एंटर करते हैं तो इस सिस्टम में जो इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, व्हेन द इन्वॉल्वमेंट इज मोर तो प्रिंटिंग भी मोर चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए तो यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें, उसकी डिमांड किसकी होगी? बुक्स की होगी, पेन्स की होगी, इन सारी चीज़ों की होगी, तो ऑटोमेटिकली डिमांड्स of the printing will also get increased. By the 17th century, print was no longer used just by scholar officials. Merchant used print in their everyday life. तो यहाँ पर तो अभी हमने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मीन्स जितने भी बड़े बड़े एलाइट्स लोग हैं उनके लिए अपन ने देख लिया, लेकिन इस समय तक आते आते बाय द 17th सेंचुरी के आते आते यहाँ जो मर्चेंट्स होते थे वो भी क्या करने लग गए, अपने सारे काम जितनी भी ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज थी वो सारे काम भी वो लिखने लग गए। When they started writing, तो they will be having the need of books, they will be having the needs of the printed thing। तो यहाँ पे मर्चेंट्स के लिए भी ये जो नेसेसिटी थी ये बहुत ज़्यादा होने लग गई। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी, और उस टाइम तक चाइना में जो रीडिंग एक्टिविटी, जो रीडिंग हुआ करती थी वो एक लेजर एक्टिविटी हो गई। जो एलाइट्स लोग होते थे उनके लिए अलग, वुमेन्स के लिए अलग, हर चीज़, हर पर्टिकुलर पार्ट के लिए ये चीज़ें अलग अलग होती थी। द न्यू रीडरशिप प्रिफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स, poetry, autobiographies, anthologies of literacy, literary masterpieces and romantic plays। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती थी इन, इफ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द रीडिंग पार्ट। मतलब हर कोई कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर चीज़ें उस तरीके से डेवलप होने लग गई थी इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द रीडिंग एंड द प्रिंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़। अब दूसरी चीज़, ये तो हमने देख लिया कि भाई चाइना में शुरुआत यहाँ से हुई थी, लेकिन अब दूसरी चीज़ जो प्रिंटिंग थी वो जापान में किस तरीके से आई। Buddhist missionaries from China introduced hand printing technology into Japan around AD 768 to 770। पहली प्रिंटिंग कहाँ पर आई? चाइना में। चाइना से जितने भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लोग थे वो जापान में जाते हैं, और जापान में वहाँ के लोगों को हैंड प्रिंटिंग के थ्रू क्या सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें प्रिंटिंग करने के तरीके बताते हैं। और जापान में AD 768 टू 770 के बीच में ये प्रोसीजर चालू होता है। The oldest Japanese book printed in AD 868 is the Buddhism Diamond Sutra। This kind of question can be asked in your examination कि भाई पहली जापानीज बुक कौन सी या पहली बुक कौन सी प्रिंट हुई थी जापान में, तो what was that? The Buddhist Diamond Sutra। ठीक है, जो 868 AD में बनी थी या छपी थी, यू कैन से, containing 6 sheets of text and wood cut illustrations। जो इसमें 6 पन्नों का पूरा टेक्स्ट था और wood cut illustration उसमें दिखाया गया था।
Pictures were printed on playing cards, paper money and textile products also. तो यहाँ पे pictures के किस तरीके से depict होते थे? In the terms of playing cards, paper money and also the textile products. ठीक है? In the late 18th century, in the flourishing urbanic circles at Edo, later known as Tokyo. तो ये भी पूछा जा सकता है कि टोक्यो का पहले नाम क्या था? तो what was it? EDO, that is Edo. ठीक है? Illustrated collections of paintings depicted an elegant urban culture involving artists, courtesans and tea house gatherings. तो यहाँ पर किस तरीके से वो चीज़ों को depict करने लग गए accordingly, और उनका जो सिनेरियो चलता था उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लग गए. Libraries and bookstores were packed with hand printed material. मतलब वहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरीज हुआ करती थी वो सारी की सारी हैंड प्रिंटेड मटेरियल से पूरी की पूरी कवर्ड हो जाती थी. Of various types, books on women's, musical instruments, calculations, tea ceremony, flower arrangements, proper etiquette, cooking and famous places. So these were some of the famous things या वे books होती थी, variety of books होती थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों से जो libraries होती थी at that time in Japan used to fulfill. ठीक है, पूरी की पूरी space ये ले लेते थे. ये भी देख लिया हमने कि किस तरीके से चाइना में आया, जापान में आया. अब जो प्रिंटिंग कल्चर है वो यूरोप में कैसे आता है? For centuries, silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route. तो सिल्क रूट की वजह से जो सिल्क से और स्पाइसेस थे जो चाइना से जाते थे ऑल ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज वो जाते थे. तो ये तो हमने देखा है कि जब वो ये ट्रेडिंग फैसिलिटी जा रही है तो वहाँ से हर वो चीज़ भी इंसान लेकर जाएगा जो उसके पास खुद की ओन है. लाइक देयर कस्टम्स, देयर कल्चर्स, देयर ट्रेडिशंस, देयर वे ऑफ सिटिंग, देयर पर्सनालिटी, देयर नेगेटिव एस्पेक्ट्स आल्सो एंड देयर positive aspects also. So when we are talking in the terms of trading, so here a person is carrying each and every single thing which is inherited in him also and also वो जो flourish करना चाहता है, like the food etc. In the 11th century, Chinese paper reached Europe via the same route. तो यहाँ से जब और चीज़ें इंसान लेके जा रहा है तो ये जो प्रिंटिंग है वो भी अपने साथ लेके जाएगा. तो धीरे से जो चाइनीज पेपर है वो भी यूरोप में सर्कुलेट होने लग जाता है. पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्रिब्स. अब यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? जो हाथ से लिखी जाती हैं. और स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? जो पर्सन जो एक एक्ट होता है, एक आर्ट होता है टू राइट द थिंग्स इन अ ब्यूटिफुल मैनर. ठीक है, उसको कैलीग्राफी भी बोलते हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग होती है और जो पर्सन उस डिफरेंट स्टाइल से एक कोई भी चीज़ लिख रहा है उसको स्क्रिप्ट्स बोलते हैं. देन इन 1295, remember the date 1295, Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. तो जब मार्को पोलो 1295 में एक्सप्लोर करके पूरी दुनिया में जो जो चीज़ें थी वो एक्सप्लोर करके जब वापस इटली जाता है तो वो अपने साथ हर वो चीज़ लेके जाता है जो उसने देखी, समझी, जो वहाँ पर उसने बिताई और वो क्या क्या चीज़ें अपनी कंट्री में चेंजेस लाता है वो तो हमने देखे ही हुए हैं. चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. तो चाइना में ऑलरेडी जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो शुरू से, क्योंकि स्टार्टिंग ही वहाँ से हुई है, तो मार्को पोलो क्या करता है, इस नॉलेज को अपनी कंट्री में लेके जाता है अपने साथ, जिसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है. Now Italians began producing books with wood blocks and soon the technology spread the other parts of the Europe.
जैसे जैसे इटली में वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग आती है तो अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप आल्सो गेट्स इनटू इट एंड हियर द वुड ब्लॉक बिकम्स एंड न्यू इन्वेंशन यू कैन से, ठीक है। और कंट्री में लाइक चाइना जापान में तो ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन व्हेन दिस इन्वेंशन गॉट बाय द मार्को पोलो तो यहाँ पर उन्होंने अपनी कंट्री में प्लस रेस्ट ऑफ द यूरोप में भी इसको स्प्रेड करना चालू कर दिया। Merchants and students in the university towns brought the cheaper printed copies। अब यहाँ पे दो तरीके से प्रिंटिंग होती थी। पहली प्रिंटिंग जो एलाइट्स के लिए होती थी वो एक बहुत बढ़िया शीट में होती थी जिसे वेलम किया कहा जाता था, और दूसरी यहाँ पर मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए जो कम लोग होते थे, जो थोड़े से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग होते थे, उनके लिए जो प्रिंटिंग होती थी वो बहुत ही यू कैन से बहुत रफ पेपर में होती थी। As the demand for books increased, scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by wealthy or influential patrons, but increasingly by booksellers as well। तो धीरे से जहाँ पर बुक्स की डिमांड बढ़ने लग गई तो चीज़ें किस तरीके से हो गई, यहाँ पर ओनली जो स्क्रिप्ट्स थे वो कुछ लोगों के लिए लिखते थे, क्योंकि जो स्क्रिप्ट्स थे वो अच्छी शीट चाहिए उनको लिखने के लिए, तो डिफरेंट हैंड राइटिंग स्टाइल्स होती थी लिखने की पेन चलाने की, तो वो सिर्फ मेनली यही एक्टिव पर्सन जो स्किल्ड होता था वही कर पाता था। लेकिन जैसे ही धीरे से जब इस चीज़ की डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने के बाद यहाँ पे क्या होने लग गया, अब यहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स थे अकेले सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि फॉर द होल सोसाइटी हु आर इंक्लूडेड ऑन दिस, अब एम्प्लॉयमेंट चालू होने लग गया इन दिस प्रिंटिंग, जो इंक्रीज होके बुक सेलर्स के पास भी ये लोग जाने लग गए, ठीक है। तो अभी यहाँ तक जो हम देख रहे हैं वो चीज़ें क्या हैं कि जो हैंड राइटिंग है वो बाय हैंड्स ही हो रही है, ठीक है। More than 50 scribes often worked for one bookseller। एक बुक सेलर के लिए 50-50 जो स्क्रिप्ट्स होते थे वो काम करते थे, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ हैंड राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब ये तो हमने देख लिया कि अभी तक जो काम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू हैंड राइटिंग्स एंड ऑल्सो द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उस मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि इट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। Copying was an expensive, laborious and time consuming business। Obviously एक कॉपी पहले लिखेंगे, फिर उसी कॉपी को कॉपी, फिर उसी कॉपी को कॉपी एंड वाइस वर्सा सिचुएशन यहाँ पे चलती थी। तो ये जो था, जो टास्क हुआ करता था, दैट वॉज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर लेबर्स यू नीड बिकॉज इट इज़ डन बाय हैंड। तो हैंड से कोई भी काम कर रहे हैं हम, तो अकॉर्डिंग टू आर एफिशिएंसी कि भाई हमारे में इतनी ही है और हम इतने में ही अपना लिख पढ़ सकते हैं, तो इतना ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एम्प्लॉयर के पास 50 स्क्रिप्ट्स हैं भी, तो वो 50 स्क्रिप्ट्स एक दिन में एक बुक तो नहीं लिख सकता, क्योंकि बुक यूज्ड टू बी वेरी बल्कि। तो यहाँ पर क्या होता था, ये एक्सपेंसिव भी हो जाती थी क्योंकि यहाँ पर लेबर पर बुक के हिसाब से लिख रहा है, लेबोरियस है, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, एंड ऑल्सो इट वॉज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर फ्रिजाइल, awkward to handle and could not be carried around and read easily। क्योंकि ये जो पेपर्स होते थे ये बहुत पतले होते थे, तो इसको हर जगह हम कैरी नहीं कर सकते थे, बहुत फ्रेजाइल, दैट मीन्स बहुत नाजुक होती थी, और हर जगह यू कैन नॉट टेक दैट, एंड ऑल्सो हर जगह ऑल्सो यू कैन नॉट रीड इट ईजिली, क्योंकि पेपर्स पतले हैं तो किसी के भी हाथ में लग जाएंगे तो वो बुक फट जाएगी। जहां वो बुक फटी दैट मीन्स हमारा जितने भी मेहनत पर्टिकुलर बुक में लगी दैट इज अ फुल वेस्ट। Their circulation therefore remained limited. Hence, wood block printing gradually became more and more popular। तो यहाँ पे जहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी उसको थोड़ा सा उसका लैगिंग चालू हो गया, और वुड ब्लॉक्स तो थे जो छापने वाली जो चीज़ें थी वो धीरे से क्या होने लग गई, अब यहाँ पर बढ़ने लग गई, ठीक है।
गुटेनबर्ग एंड दी प्रिंटिंग प्रेस। तो जो गुटेनबर्ग थे वो अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस लेके आते हैं। अभी तक जितनी भी चीजें जो चल रही हैं वो काय से चल रही हैं, हाथ से ही चल रही हैं, क्योंकि फर्स्ट थिंग यहाँ पे हैंड रिटन थिंग्स देखी हमने, और दूसरी चीज हमने क्या देखी, यहाँ पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। जो भी दोनों चीजें हैं वो किससे हो रही हैं, इट इज डन बाय द हैंड्स ओनली। There was clearly a great need for even quicker and cheaper reproduction of text, क्योंकि धीरे धीरे अब रीडिंग की डिमांड, बुक्स की डिमांड, लिखने की डिमांड अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ते जा रही थी। तो single hand person cannot do it effectively also and efficiently also. When the demand is low, तो धीरे से वो काम हो सकता है कि धीरे धीरे वो बुक्स छप रही हैं by hands also या wood blocks also। लेकिन जहां पर डिमांड सबसे ज्यादा है तो वहां पर उसका जो एलोकेशन होगा वो भी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या इन्वेंट होता है, न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी यहाँ पर आती है। The breakthrough occurred at Strasbourg, Germany, where Johann Gutenberg developed the first known printing press in the 1430. 1295 में मार्को पोलो इन्वेंट करते हैं चीज़ें प्रिंटिंग की, और प्रिंटिंग इटली में आने के बाद ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द यूरोप में फैलती है। धीरे धीरे विद द चेंजिंग सिनेरियो अब यहाँ पे जो डिमांड बढ़ती है तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स और वुड ब्लॉक्स कवर नहीं कर पाते। तो क्या होता है, जॉन एंड गुटेनबर्ग सामने से आते हैं एंड ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट, ही इन्वेंटेड हिज फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन दी 1430। ठीक है, गुटेनबर्ग हैड लर्नड द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। तो यहाँ पर वो क्योंकि एक मर्चेंट के बेटे थे तो उन्होंने क्या क्या सीखा था, he learned the art of polishing stones, became a master goldsmith and also acquired the expertise to create lead molds for making the trinkets। क्योंकि वो एक मर्चेंट के बेटे थे तो यहाँ पर किस तरीके से वो काम करेंगे, अकॉर्डिंगली ही उन्होंने शुरू से ही वो सारी चीज़ें देखी हैं कि इससे ऐसा हो जाता है, फिर इसमें ऐसे चेंजेस आते हैं। तो ये चेंजेस के थ्रू ही वो पहली अपनी प्रिंटिंग जो प्रेस होती है वो इन्वेंट करते हैं। प्रिंट टेक्नोलॉजी में एक नया सिनारियो ये लेके आते हैं। Drawing on this knowledge, Gutenberg adapted existing technology to design his innovation। ये सारी चीज़ें देखते हुए अब वो क्या करते हैं, अपनी एक खुद की इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को आगे लेकर आते हैं। The olive press provided the model for printing press and molds were used for casting the metal type for the letters of the alphabet। ठीक है, by 1448 Gutenberg perfected the system। 1430s में जब उन्होंने चालू करा उसके कुछ सालों बाद धीरे धीरे जब चेंजेस के थ्रू अपने इनोवेशन में उन्होंने बहुत से चेंजेस किए, बाय 1448 गुटेनबर्ग सामने से क्या लेकर आते हैं, अपने उस सिस्टम को जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि मेटल प्रिंटिंग होगी, इससे वो अल्फ़ाबेट्स ऐसे बना सकते हैं इस मेटल के थ्रू, इससे ऐसा होगा तो छपेंगी चीज़ें ऐसी, तो हैंडमेड जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी। तो with this perfection he brings this। The first book he printed was the Bible। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो गुटेनबर्ग हैं उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहली बुक उनकी कौन सी लिखी थी, तो he has written the Bible। Around about 180 copies were printed and it took 3 years to produce them। एक 180 कॉपीज उन्होंने बनाई थी लेकिन उसको बनाने में उनको 3 साल लग गए थे। ठीक है, बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वाज द फास्ट प्रोडक्शन। एट दैट टाइम अगर हम उस स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली बात करें तो जो 1440s के बारे में हम बात करें, मतलब 14th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे 180 कॉपीज अगर 3 साल में बन के आ रही हैं तो ये एक नए इन्वेंशन को क्या बोलते हैं, एक सक्सेसफुल इन्वेंशन के तौर पे ये जाना जाता है। Between 1450 and 1550 printing presses were set up in most of the countries of Europe। तो
अराउंड, यहाँ पर हम देख सकते हैं अराउंड 100 साल के अंदर पूरी की पूरी जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू दैट इन्वेंशन जो उस टाइम पे था 14th और 15th सेंचुरी की, तो ये पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में फैलने लग गए थे। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रू, बुक्स प्रोडक्शन बूम। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेसेस अब ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द यूरोप में फैलने लग गई तो बुक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ने लग गया। The second half of the 15th century saw 20 million copies of printed books flooding the market in Europe. ठीक है, the number went up in the 16th century to about 200 million copies. पहले कितनी, पूरी की पूरी, तब तो प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हो गई थी। फिर जब 15th सेंचुरी के आधे में हम आते हैं तो 20 मिलियन कॉपीज बिकने लग गई। पूरे के पूरे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कॉपीज ही थी, मतलब प्रिंटिंग ही थी। द नंबर वेंट अप 16th सेंचुरी के आते आते 200 मिलियन कॉपीज बिकने लग गई थी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द यूरोप। द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू दी प्रिंट रिवॉल्यूशन। जहां से अब हैंड प्रिंटिंग से हट के लोग किस में आ गए थे, शिफ्ट हो गए थे प्रिंटिंग की तरफ। तो यहाँ पर एक प्रिंट में नया रिवॉल्यूशन यहाँ पर आगे आया। ठीक है, अब यहाँ तक हमने ये देख लिया कि किस तरीके से रिवॉल्यूशन की तरफ अब पूरा यूरोप और आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब प्रिंट एक रिवॉल्यूशन के तौर पे आया, हर तरीके से हर कोई चाहता था कि हमारे बुक्स लें, हम ये करें, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो हो ही रहा था। अब इसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए। इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द पीपल। पहली चीज, पूरी की पूरी जो लाइफ थी लोगों की वो पूरी सिर्फ और सिर्फ इस प्रिंटिंग की वजह से क्या हो गई, बदल गई। ठीक है, इट चेंज्ड देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जहाँ पर उनका जो दिमाग होता था वो सिर्फ और सिर्फ काम में होता था, अब वहाँ के लोग धीरे धीरे नॉलेज की तरफ बढ़ने लग गए। ठीक है, इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लग गए कि अब उनको किसी भी तौर से किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, पहली चीज तो ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड देन इज द नॉलेज। ठीक है, इट अफेक्टेड रिलेशनशिप विद इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो द अथॉरिटीज। किस तरीके से इंस्टीट्यूशन से, अथॉरिटीज से रिलेशन मेंटेन करना है, किस तरीके से रहना है, ये सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। इट ओपनड अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शंस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्फ्लुएंसिंग आने लग गए, इन्फ्लुएंस होने लग गए लोग एक दूसरे से थ्रू दी प्रिंटिंग ओनली। ठीक है, किस तरीके से आई, पहले तो इनके में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन उनको हर चीज़ों की मिलती थी जिसकी वजह से वो नॉलेज गेन करते थे, और इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके किस तरीके से अथॉरिटीज़ के साथ रहना है और अपने बड़ों से कैसे कैसे क्या रहना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल से कैसे रहना है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज इनके अंदर आने लग गई। अब जो हमारे पास था वो क्या था, जो हमारा पूरा सिनेरियो था और यू कैन से द होल कम्युनिटी, अब वो एक न्यू रूप में या न्यू चेंज में आने लगी। एंड हियर वी फाइंड व्हाट, अ न्यू रीडिंग पब्लिक। ठीक है, विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड। प्रिंटिंग रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ द बुक्स। ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग होगी तो जो कॉस्टिंग होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो चीज़ें हैं वो भी बहुत सारी हैं नंबर में। अगर हमें ये पसंद नहीं आ रही तो हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत रहते थे उस टाइम पे कि ये नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, जिसकी वजह से जो उस पर्टिकुलर थिंग की कॉस्टिंग होगी वो कम ही होगी। क्यों? क्योंकि यू आर हैविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स टूवर्ड्स यू। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होने लग गई। The time and labor required to produce each book came down. तो जहाँ पर ये जो एक रिवॉल्यूशन लेकर आया था, हैंड प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से हटके प्रिंटिंग में प्रॉपरली लोग आ गए थे, इन्वेंशंस हो गए थे, तो ऑब्वियसली
प्रिंटिंग जब कोई काम कर रही है तो लेबर हमेशा कम ही लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी दैट वर्क इज डन बाय व्हाट, दी मशीन्स आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। तो यहाँ पर बुक्स की जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर लगती थी अब उसके लेबर का चार्ज हमें नहीं देना है। एंड मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस्ड विथ ग्रेटेस्ट ईज, मतलब जहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स होते थे, जो एक एम्प्लॉयर के साथ 50-50 स्क्रिप्ट्स होते थे जो लिखते रहते थे, अब यहाँ पर उनका तो काम पूरी के पूरी तरीके से खत्म हो गया था, क्योंकि उनकी जगह किसने ले ली थी, मशीन ने। तो कम लेबर भी है लेकिन जो आउटपुट है हमें वो बहुत ज़्यादा है। जब आउटपुट हमारा बहुत ज़्यादा है प्लस एन नंबर ऑफ थिंग्स, जो इनके जो कॉम्पिटिशन है वो भी उतने ही है, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो प्राइस रिड्यूस होगी ही होगी। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज यू आर गोइंग टू गेट, लेकिन जो उसकी प्राइस होगी उस कॉपी की वो क्या होगी, कम होगी। बुक्स फ्लडेड द मार्केट रीचिंग आउट एंड एवर ग्रोइंग रीडरशिप। तो अब यहाँ पे जो लोग होते थे अब वो किस तौर से आगे आ रहे थे, एज दी रीडर्स। पहले ये क्या होते थे, कुछ भी नहीं, जस्ट दी एम्प्लॉयर होते थे या एम्प्लॉय होते थे, काम करते थे और अपने अपने कामों में लग जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे प्रिंटिंग के थ्रू इनकी जो लाइफ में चेंजेस आ रहे थे ऑन अ पॉजिटिव नोट, अब वो अपने आप को एज दी रीडर भी देखने लगे थे। Access to book created a new culture of reading. Earlier, reading was restricted to the elites only. तो पहले क्योंकि रीडिंग्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एलाइट्स ही रीड कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, इस तरीके से लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता था हर चीज़ों में, कि ओनली द हाई सोसाइटी पीपल, द एरिस्टोक्रेट्स, द एलाइट्स, ओनली दे यूज टू एंजॉय दिस काइंड्स ऑफ फ्रीडम। तो जब फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं तो दे आर हैविंग फ्री टाइम दे विद देम, तो ये अपना टाइम किस में लगाते थे, थ्रू रीडिंग्स में। लेकिन जब यहाँ पे प्रिंट कल्चर आया, तो प्रिंट कल्चर आने के बाद जो सिर्फ और सिर्फ रिजिड थे एलाइट्स के लिए, अब वो सारी चीज़ें सबके लिए इक्वल हो गई हैं। अब जो रीडिंग पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एलाइट्स के लिए ही नहीं रहेगा, अब ये रीडिंग पार्ट किसके लिए है, टूवर्ड्स ऑल दी सोसाइटीज एंड ऑल्सो दी मेंबर्स ऑफ दैट सोसाइटी whosoever कैटेगरी दे बिलोंग टू। ठीक है, कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। यहाँ पर भले ही वो लिटरेट नहीं है लेकिन उनको सब पता होता था, क्योंकि रीडिंग, अब रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ के ही सारी चीज़ों को इमेजिन करेंगे, हम सुन के भी सारी चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं। whatever things I am telling it to you for example, तो you are just imagining that thing। तो यहाँ पर तुम्हारे को बुक की नीड नहीं है, लेकिन यहाँ पर I am telling you something, that's why you are imagining in yourself कि हाँ ये सारी चीज़ें ऐसी थी और ऐसी थी। तो यहाँ पे एक ओरल कल्चर जो था वो भी फॉर्म हो रहा था थ्रू दी रीडिंग ओनली। ठीक है, they heard sacred text, read out ballads, recited and folk tales narrated। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करते थे, सेक्रेड टेक्स्ट को सुनने लग गए थे, उनको रीड आउट करते थे। तो जितनी भी उनकी पब्लिक होती थी वो सारी की सारी क्या करती थी, उस चीज़ को थ्रू देयर इमेजिनेशन दे स्टार्टेड अज्यूमिंग। बलाड्स रिसाइटेड होते थे, जो एक रोमांटिक सॉन्ग्स होते थे उस टाइम पे, उनको बलाड्स कहा जाता था। एंड फोक टेल्स नैरेटेड, जितनी भी फोक टेल्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल पीपल हैं, वो जो उस पर्टिकुलर चीज, जो एरिया का जो कस्टम है, वो सारी चीज़ें थ्रू देयर फोक टेल्स वो सारी चीज़ें एंजॉय करते थे। यहाँ पर अभी भी दे आर नॉट मेंट, दिस इज नॉट मेंट दैट दे आर लिटरेट वन। जो इलिटरेट है और लिटरेट है, यहाँ पे दोनों का मिक्सचर चल रहा है। ऑब्वियसली जो लिटरेट है वो ये सारी चीज़ें नरेट कर रहा है, तो पर्सन हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, हुसोएवर नंबर्स जितने भी हों, उनके 1000 हों, 2000 हों, 100 हों, 10 हों, तो यहाँ पे वो लोग एक इमेजिनेशन में चले जाते थे बाय लिसनिंग ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली, तो यहाँ पे जो नॉलेज है अभी उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, ओरल टेक्स्ट ही चल रहे हैं अभी यहाँ पर लिखने का कोई सीन नहीं है। दैट मीन्स यू कैन से जो लिटरेसी है यहाँ पर हम अभी जस्टिफाई नहीं कर सकते।
People collectively heard a story or saw a performance. या तो वो किसी नाटक के थ्रू होगा या वो सारे बैठ जाएंगे और एक जन सुनेगा, एक जन बोलेगा और सारे उसमें सुनेंगे. Now books could reach out a wider section of people. If earlier there was a hearing public, now a reading public came into being. तो पहले जो लर्निंग पब्लिक होती थी, जो हियरिंग पब्लिक होती थी, अब यहाँ पे क्या होने लग गई, धीरे से अब रीडिंग पब्लिक भी इनके सामने आने लग गई. बट द ट्रांजिशन वॉज नॉट सो सिंपल. बुक्स कुड बी ओनली रेड बाय द लिटरेट. ऑब्वियसली बुक्स सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ सकते हैं जो लिटरेट हों. तो अगर आई एम द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ओवर हेयर एंड टॉकिंग समथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग, चाहे मैं किसी नाटक के बारे में, कोई प्ले, कोई पोइट्री, कोई कुछ भी हो जाए, मैन्यूस्क्रिप्ट होगी, कुछ भी चीज़ अगर मैं पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे I being a literate person and rest of the person who are hearing out me, they are what you cannot justify that who are literate and who are illiterate. तो यहाँ पर जो भी सामने की ऑडियंस रहती थी उसको हम क्या बोलेंगे, hearing audience. तो यहाँ पे both of the mixtures were there. One is the hearing one and one who was the reading one. ठीक है. European countries were very low till the 20th century in the terms of literacy. तो 20th century तक जो यूरोपियन लोग थे वो लिटरेसी के लेवल में क्या थे, अभी भी लो ही कहलाते थे. ठीक है. So printers began publishing popular ballads and folk tales, and such books would be profusely illustrated with the pictures. तो यहाँ पे जो प्रिंटर्स थे अब वो क्या करेंगे, उनको बुक्स तो उनकी वैसे की वैसे ही बन रही है, और अब लेकिन वो क्या करते थे, इसमें और मॉडिफिकेशन लाते थे प्रिंटिंग में. अब उस प्रिंटिंग में जहाँ पर वो लिखावट जो होती थी वो कम होती थी, लेकिन जो पिक्चर्स होंगी उस पिक्चर्स के थ्रू वो डिपिक्ट कर पाते थे कि इस पिक्चर में, इस पिक्चर को अगर हमने नोट कराया है तो इस पिक्चर का मतलब ही यहाँ पर लिखा होगा. तो जिसकी वजह से जो हियरिंग पब्लिक होती थी उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, और मैक्सिमम कवरेज ऑफ पब्लिक किसकी थी, वो हियरिंग पब्लिक ही थी. These were then sung and recited at gatherings in villages and in taverns in town. Taverns in town मतलब जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, शाम की चाय पीते हैं, बातें करते हैं, and number of gossips you can say जहाँ पर वो करते थे, that particular thing was used to be known as taverns. तो यहाँ पर किस तरीके से वो काम करते थे, उसी जगह पर बैठ जाते थे, उसी को बोलते थे, गाते थे, और इस तरीके से वो अपनी क्या होते थे, एक पास टाइम करते थे. Oral culture thus entered print, and printed material was orally transmitted. The line that separated the oral and reading culture became blurred. जिसने भी ये चीज़ों को सेपरेट कर दिया, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगे थे, अब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था कि भले ही हम अनपढ़ हैं या हमें कुछ भी नहीं है या हम लिटरेट हैं, यहाँ पे हर चीज़ें उस अकॉर्डिंग ही चलाते थे. एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड. अब यहाँ पे दोनों लोग साथ में रहते थे, तो यहाँ पर यू कैन नॉट जज देम कि हु इज लिटरेट एंड हु इज इलिटरेट, क्योंकि सारे के सारे मिलके एक जगह इकट्ठा होते थे और अकॉर्डिंगली काम करते थे कि चलो आज तुम पढ़ के ये सुनाओ तो हम ये सारी चीज़ें बैठ के हम सुनेंगे. वॉट एवर थिंग्स, चाहे वो सेक्रेड टेक्स्ट हो गए, किसी भी तरीके का बल्लाड हो गया, कुछ भी हो गया, फोकटेल हो गया, एनीथिंग, कोई भी मैटर ले लो, यहाँ पे तुम इनको वो नहीं कर सकते थे सेग्रीगेट की हु आर इलिटरेट एंड हु आर लिटरेट, क्योंकि इनका इम्पैक्ट थ्रू प्रिंटिंग इस तरीके से हो गया था. और प्रिंटर्स ने मोर ओवर यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम किस तरीके से किया था, दैट कि अब यहाँ पे जो लोग इलिटरेट भी हैं वो थ्रू पिक्चर्स ऑल्सो दे कैन अंडरस्टैंड वेल कि वट एवर थिंग्स आई हैव डिपिक्टेड, या प्रिंटर ने जो उसने बताया है वो यही चीज़ यहाँ पर लिखी होगी. ठीक है. नाउ लेकिन अब यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें थी जो कि गड़बड़ वाली थी, जैसे कि रिलीजियस डिबेट. अब यहाँ पे अगर एक सोसाइटी जो इन सारी चीज़ों से हट के अपने आप को आगे की तरफ पुश कर रही है, इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ही बोल लो या चेंजेस इन द माइंड बोल लो, लेकिन अभी भी यहाँ पर ऐसे भी चीज़ें थी जो डिबेट्स लाती थी. और ये डिबेट्स कैसी थी, रिलीजियस डिबेट्स ऑल्सो.
Not everyone welcomed the printed book and those who did also had fears about it. What kind of fears? कि यहाँ पे अगर हम लोग folk tales हो गई या कोई sacred text हो गया तो ज़रूरी नहीं है वो sacred text हर कोई enjoy करेगा. Just एक example. पहले तो यहाँ पर क्या था कि एक साथ रहने की भावना हो गई थी, लेकिन when it comes to the sacred text or something, तो here what thing used to happen, हर कोई इस चीज़ को enjoy नहीं करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर लोग की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते थे, जो कि बाद में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले पाते थे. Many were apprehensive of the effects that easier access to the printed word and the wider circulation of books could not have on people's mind. It was feared that there was no control over what was printed and read, and then rebellious and irreligious thoughts might get spread. तो पहली चीज़ क्या यहाँ पर क्या कि लोगों को नहीं पता है कि वो किस तरीके की प्रिंटिंग कर रहे हैं. वो प्रिंटिंग तो कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर हम किसी न किसी तरीके से, भले ही उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था किसका, प्रिंटर्स का, लेकिन यहाँ पर उस इंटेंशन से वो काम नहीं करते थे, तो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देते थे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही होने हैं, whether by will or not by will. If that happened, the authority of valuable literature would be destroyed. तो अगर ऐसा होता और होता भी था तो इसकी वजह से जो पूरे का पूरा लिटरेचर है जो वैल्यूबल हुआ करता था वो हमको एक तरीके से लगने लगेगा कि भाई ये तो डिस्ट्रॉय ही करके मानेंगे, क्योंकि यू कैन नॉट रीड एनीबडीज माइंड व्हाटएवर थिंग्स दे आर थिंकिंग ऑफ. ठीक है. In 1517, the religious reformer Martin Luther wrote 95. तो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर, जिन्होंने 95 करके एक बुक लिखी. These criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church. तो मार्टिन लूथर ने ऐसी चीज़ें लिखी जिसकी वजह से यहाँ पे हर वो प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स जो रोमन कैथोलिक चर्च में होती थी, अब उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन उसको लोगों ने किस तरीके से लिया, वो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट हुआ करता था. Luther's writing were immediately reproduced in vast numbers and read widely. तो यहाँ पर जब उन्होंने ये सारी चीज़ें related to the religious sentiments लिखना चालू करी तो दोनों एक्सपेक्ट हो सकते हैं, एक जो लाइकिंग होगा एक जो नॉट लाइकिंग होगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या उसने हुआ, दिस लेड टू अ डिवीजन विद इन द चर्च एंड द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन. यहाँ पे दो चीज़ों में चीज़ें बट गई. पहला तो क्या हुआ, चर्च, और उसके बाद उसके जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुए उसके. लूथर सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ही, प्रिंटिंग की वजह से ही whatever person thinking, whatever things has happened to him in his previous life or today running scenario, वो हर कोई चीज़ through this thing वो depict कर सकता है, वो लिख सकता है, वो बता सकता है लोगों को कि हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं. ठीक है. Print and descent. In the 16th century, Manasio, a miller in Italy, began to read books that were available in his locality. He reinterpreted the message of the Bible and formulated a view of God and creation that encouraged the Roman Catholic Church. When the Roman Church began its inquisition to repress heretical ideas, Manasio was hauled up twice and ultimately executed. तो यहाँ पर 16th सेंचुरी में मोनासियो नाम का एक बंदा था जिसने क्या करा, बुक्स पढ़ने लग गया. जब वो बुक्स पढ़ने लगता है तो वो धीरे से उसने बाइबल भी पढ़ी. तो बाइबल में पढ़ के उसने क्या देखा कि ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी जो शायद उसको लगा कि वो सही नहीं है इन टर्म्स ऑफ द चर्च एंड इट्स आइडिया. तो यहाँ पर वो अपनी बातें लिखने लग गया. जब लिखने लग गया तो धीरे धीरे वो भी स्प्रेड होने लग गई. जब वो स्प्रेड हुई तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसको दो बार पकड़ा गया और तीसरी बार तो उसको मार ही दिया गया. तो जो ये प्रिंटिंग थी वो किस तरीके से इम्पैक्ट भी देती थी, ये किसी चीज़ को बना भी सकती है तो ये किसी चीज़ को मिटा भी सकती है.
The Roman Church, troubled by such effects of popular readings and questioning of faith, imposed severe controls over publishers and booksellers and began to maintain an index of prohibited books from 1558. ये सारी चीज़ों को देख के कि किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है और चीज़ें बहुत गलत रूप ले रही हैं या बहुत गलत इमेज प्रिडिक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर जितने भी पब्लिशर्स थे उनके लिए एक रोक लगा दी कि पर्टिकुलर बुक्स वो क्या करेंगे, बंद कर देंगे फ्रॉम द ईयर 1558 से ये सारी चीज़ें लगा दी गई कि एक इंडेक्स मेंटेन होगा। नाउ अब रीडिंग मेनिया, किस तरीके से जो रीडिंग थी वो स्प्रेड होने लग गई, वेदर विलिंगली और अनविलिंगली। Through the 17th and 18th centuries, literacy rates went up in most parts of the Europe. अब धीरे से यहाँ पे लोग लिटरेट होने लग गए थे, कब तक, इन 17th और 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें। Churches of different denominations set up schools in villages carrying literacy to peasants and the artisans. अब यहाँ पे जो चर्चेस थे धीरे धीरे अब वो स्कूल्स में बदलने लग गए और मेनली इनका मोटिव क्या था कि हम इन लोगों को और अपने अपने तरीकों से चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पर हम इस तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे मिशनरी स्कूल्स होते हैं ना, वैसे सेट होने यहाँ पर लग गए। By the end of the 18th century, in some parts of the Europe, literacy rates were as high as 60 to 80%. चर्चेस जब एज एन एजुकेशनल सेंटर्स में बदलते गए तो धीरे धीरे जो लिटरेसी रेट था वो 60 to 80% तक बढ़ गया था वहाँ पर। As literacy in schools spread in European countries, there was a virtual reading mania. जैसे ही लिटरेसी रेट्स बढ़ी, स्कूल्स डेवलप होने लग गए, तो एक पूरा का पूरा वर्चुअल रीडिंग मेनिया पूरा सेट होने लग गया था, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे लिटरेसी रेट थी वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर गई। जैसे कि मोर देन 50% या 60 to 80% ऑफ द टोटल पीपल ऑफ द यूरोप वर नाउ एजुकेटेड देयर। ठीक है, तो अब उनका जो माइंडसेट है वो भी बदलेगा, क्योंकि अब वो धीरे से पढ़ने लग गए थे। जब पढ़ने लगेंगे तो हमारी चीज़ें, हमारा जो इमेजिनेशन लेवल है वो एक अलग टाइप पे चला जाता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट इमेजिनिंग द थिंग्स, यू गेट अप इनटू अ नेक्स्ट लेवल ओनली। People wanted books to read and printers produced books in ever increasing number. अब 80% ऑफ द पॉपुलेशन अगर लिटरेट है तो हर तरीके की बुक्स उनको नीड में होगी, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन रीडर्स को यहाँ पर क्या करना है, रीड करना है, और पब्लिशर्स को यहाँ पे क्या करना है, वो चीज़ पब्लिश करनी ही है। New forms of popular literature was printed which targeted new audience. अब यहाँ पे नई ऑडियंस आ रही थी, क्योंकि सारे के सारे क्या थे, ऑलमोस्ट लिटरेट थे। Booksellers employed salesperson who went around villages carrying little books for sale. छोटी छोटी बुक्स बनाने लग गए अकॉर्डिंगली कि नीड कैसी किसकी होगी। तो अब बुक सेलर्स क्या करते थे, ऐसे लोगों को एम्प्लॉयड करते थे जो छोटे छोटे गांव में जाके क्या करेंगे, उन बुक्स को बेच के आएंगे। ठीक है, दे वर almanacs और रिचुअल कैलेंडर्स along with ballads and folktales. अब यहाँ पे हर तरीके से जो उनको वो क्या कर सकते हैं, इंस्टिगेट कर सकते हैं, और यू कैन से उनको बहला सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। हर वो चीज़ अब प्रिंटर करने लग गया था, चाहे वो रिचुअल्स कैलेंडर्स निकालता, बलाड्स देता, या किसी भी तरीके की फोक टेल्स के थ्रू वो डेपिक्ट करता उन बुक्स को, जिसकी वजह से अब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसी चीज़ें अब यहाँ पर क्या होने लग गई थी, फैलने लग गई थी। All forms of reading matter, largely for entertainment, began to reach ordinary readers as well. In England, penny chapbooks were sold by petty peddlers known as chapmen. तो छोटी छोटी जो पेनी के तरीके से बुक्स होती थी वो तक बिकने लग गई थी। मतलब सोचो, इमेजिनेशन के थ्रू वो कैसे कैसे डिपिक्ट कर लेते थे और यहाँ पर वो चीज़ों को सेल भी करते थे। तो क्या होने लग गया, पेनी चैप बुक्स भी आने लगी, और जो ये बुक्स को बेचता था उन्हें चैपमैन बोला जाता था। फॉर अ पेनी, पेनी बुक्स है तो वो पेनी के रेट में मिलती थी, सो दैट इवन द पुअर पीपल कुड बाय देम इजीली। मतलब हर कैटेगरी के लोगों का ख्याल रखना अब यहाँ पे चालू हो गया था, वेदर दे आर द पुअरर वन और दे आर द रिचेस्ट वन।
रिच है तो उसके अकॉर्डिंग बुक है, और पुअर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बुक सेट करी जाएगी। द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th century combining information about the current affairs with the entertainment। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स हो गए, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ये सारी भी प्रिंटिंग में आने लग गई जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। आज सबके घरों में न्यूज़पेपर आता है, सुबह सुबह सबसे पहले कोई भी हो घर में तो वो सबसे पहले न्यूज़पेपर देखता है, बिकॉज जो एक रिलेशनशिप है बिटवीन द न्यूज़पेपर एंड द पर्सन वो आज भी हम देख सकते हैं। तो सोचो जब इसका इन्वेंशन हुआ होगा, करंट अफेयर्स हमें मिल रही हैं, इस पर्टिकुलर देश में ये हो रहा है, पास की सिटी में ये हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन है, बारिश होगी, तो ये सारी चीज़ें जब हमको इतना इम्पैक्ट आज की डेट में भी सेम देती हैं, तो जस्ट इमेजिन जब इसका इन्वेंशन हुआ होगा तो वो चीज़ें किस तरीके से लोगों को एक्साइटमेंट देती होंगी। Newspapers and journals carried information about wars and trade as well as news of developments in other places. These were the current topics at that time also, and these are the current topics of today's scenario also. आज की डेट में भी यही सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, and excitedly also we the people see it. जो न्यूज़पेपर देखते हैं उनका एक्साइटमेंट अलग ही रहता है, जो नहीं भी देखते हैं उनका एक्साइटमेंट अलग रहता है, क्योंकि उनका जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं किसी और तरीके से। Similarly, the ideas of scientists and philosophers now became more accessible to the common people. अब धीरे धीरे जो साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, उनकी बातें भी हमको जानने को मिलती थी। तो जो जिसका इंटरेस्ट था अकॉर्डिंगली उसके इंटरेस्ट के हिसाब से पब्लिशर्स अब चीज़ें पब्लिश करने लग गए थे, या तो थ्रू एंटरटेनमेंट या तो थ्रू करंट अफेयर्स। Ancient and medieval scientific texts were compiled and published, and maps and scientific diagrams were widely printed. अब यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें बनी हुई थी, जो मैप्स थे, जो एंशियंट थिंग्स थी हमारी, उसको वापस से पब्लिश करना चालू कर दिया था। जितने भी मैप्स थे, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी जिसको हमें यूज़ करके कुछ और इंफॉर्मेशन हम मिल सकती है, वो सारी चीज़ें भी यूज़ होने अब यहाँ पर लग गई थी। ठीक है। When scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries, they could influence a much wider circle of scientifically minded leaders. अगर यहाँ पर जो लोग साइंटिफिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसी ना किसी चीज़ में, तो उनको क्या है, वो फटाक से उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते थे, क्योंकि उनके लिए जो मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक होता था वो ये होता था। वैसे ही जो करंट अफेयर्स हैं, लाइक कहाँ वार हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके की चीज़ें पर्टिकुलर कंट्री में हो रही है, सो दैट वी कैन अप्लाई इट टू आवर कंट्री एज वेल। तो ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन लाइक द पर्सन्स, जो डिवीजन होता था कि इस इंसान को ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए या उसको ऐसी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो डिवीजन था वो सेट था, एंड ऑल्सो द माइंड्स ऑफ द पीपल वर ऑल्सो सेट अकॉर्डिंगली वॉट एवर दे वॉन्टेड टू हैव। The writings of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire and Jean-Jacques Rousseau were also widely printed and read. अब यहाँ पर जब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा था तो उस समय पे भी हमने देखा है कि बहुत सारे थिंकर्स थे कि वो क्या सोचते थे। तो क्या वो सोचते थे, वो सारी की सारी चीज़ें कैसे डिपिक्ट करते थे, थ्रू देयर राइटिंग्स ओनली। तो उनकी राइटिंग्स जो फेमस थे, थिंकर्स थे, कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, फिलोसफर्स थे, इन सारों की भी क्या होने लग गई, सर्कुलेशन होने लग गया राइटिंग का, जिसकी वजह से अब लोग क्या करने लग गए, उस चीज़ को अप्लाई करने लग गए। तभी तो वार के थ्रू जब दूसरी कंट्री में, जैसे कि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था, तो ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आल्सो गॉट अफेक्टेड, अच्छे में बुरे में सब में वो इफेक्ट हुए थे। लोगों में नेशनलिज्म आया था, उनको सेक्युलरिज्म चाहिए था, कम्युनलिज्म हटाया गया, मॉडर्न यू कैन से डिक्टेटरशिप हटाई गई। तो ये सारी चीज़ें लोग पढ़ के भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। Their ideas about science, reason and rationality found their way into a popular literature. तो जो लोग क्या करते थे, या तो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से सर्कुलेट करते थे, या जिनके पास ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन थ्रू देयर राइटिंग्स अब सर्कुलेशन होने लग गया था, तो डेवलपमेंट की तरफ लोग और आगे क्या हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, टुवर्ड्स द चेंजेस दे वर ग्रोइंग। ठीक है।
Tremble therefore tyrants of the world. So here it is a popular saying by a novelist Louis Sebastian Mercier. तो ये एक saying है किसकी, एक novelist की whose name was Louis Sebastian Mercier. इनका क्या सोचना था कि अब जो देश है all over the parts of the countries कहीं पे भी है, through this writing only, through this publishing only, जहाँ पे एक दूसरे की लोग क्या कर सकते हैं, माइंडसेट पढ़ सकते हैं थ्रू राइटिंग्स. अब वो सोसाइटी में क्या बोलना चाहते हैं, जो फेमस थिंकर्स थे, यू कैन से फिलोसफर्स थे, अब इनकी राइटिंग्स के थ्रू जो लोगों के माइंड में चेंजेस आए हैं. तो यहाँ पर जो डेस्पोटिज्म चलता था, जो ब्यूरोक्रेसी चलती थी, जो एरिस्टोक्रेट्स लोग थे, उन सब के बीच में अब यहाँ पे लोग रहेंगे एंड दे आर गोइंग टू प्रूव देमसेल्व्स एज, एंड ऑल्सो दे विल गिव अस द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म. तो बाय द मिड 18th century देयर वाज अ कॉमन कन्वेंशन दैट books were a means of spreading progress and enlightenment. तो यहाँ पर बुक्स का काम क्या था, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना. अब इस इंफॉर्मेशन के थ्रू लोग प्रोग्रेस की तरफ जा रहे थे, टुवर्ड्स द एनलाइटमेंट्स दे वर फॉलोइंग, दे वर मूविंग. Many believed that books would change the world and also their liberate society from despotism and tyranny and herald a time when reason and intellectual would rule. तो यहाँ पर मेन मोटिव इनका क्या था कि जो डेस्पोटिज्म है उनको हटाना, राजा को हटाना, राजा जो काम करता था उसको हटाना, और यहाँ पर क्या लेकर आना, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी लेकर आना जिसमें पीपल विल बी हैविंग द चॉइसेस टू इलेक्ट देयर ओन लीडर्स. तो ये सारी चीज़ें through the information only at that time they were getting, and where from where this information coming from, through the writings of the philosophers. So that's why Louis Sebastian Mercier said that tremble therefore tyranny of the world. ठीक है, जो फ्रांस में उन्होंने डिक्लेयर करी थी. द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ progress and public opinion is the force that will sweep despotism away. By this sentence he meant that कि जो printing है वो एक most important या most powerful engine है प्रोग्रेस के लिए, एंड ऑल्सो जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक फोर्स की तरह है जो किसको फोर्स कर रही है, डेस्पोटिज्म को हटाने की फोर्स में वो लगी हुई है. ठीक है. In many of Mercier's novels, the heroes are transformed by the acts of reading. Convinced of the power of print in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism, Mercier proclaimed, "Tremble, therefore, tyrants of the world, tremble before the virtual writer." By this, he meant this. A print culture and the French Revolution किस तरीके से आगे आया. Many historians have argued that print culture created the conditions within which French Revolution occurred. तो यहाँ पे बहुत से historians ऐसे मानते हैं कि जो ये philosophers थे उन्होंने अपना काम इस तरीके से किया कि वो लोगों के minds में impact कर गया. When it started impacting the minds of the people, यहाँ पे क्या रूप ले लेता है वो रिवॉल्यूशन का. बिकॉज एट दैट टाइम द पीपल जो थे वहाँ के उस समय के, फ्रांस के ही बोल लो या पूरे यूरोप में बोल लो, द थिंग्स वर वेरी मच डिफरेंट एट दैट टाइम. ठीक है. 3 types of arguments have been usually put forward. तो 3 तरीके के ऐसे arguments आगे लेकर आए गए. First, print popularized the ideas of the Enlightenment thinkers. Collectively, their writings provide a critical commentary on tradition, superstition and despotism. क्योंकि वो राइटर्स थे, वो कुछ भी लिख सकते थे, तो उन्होंने कुछ भी लिखने में पूरा का पूरा जो उनका माइंड में जो चीज़ें चल रही थी वो पूरी की पूरी उन्होंने थ्रू दी राइटिंग्स बता दी. When this writing spread all over the parts of the Europe, their thinking also changed. Whose thinking? The thinkings of the people who read that. कि actually में अगर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, we can get rid of the despotism, तो why not to take a chance? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो impact पड़ा वो लोगों के पढ़ने से और पढ़ाने से ही पड़ा. They argued for the rule of reason rather than custom and demanded that
एवरीथिंग बी जज्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी फिलोसफर्स हुए इन टर्म्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इफ आई कैन से, तो एट दैट टाइम जितने भी फिलोसफर्स ने राइटिंग्स के थ्रू जो स्प्रेडनेस करी आर इन देयर व्यूज, उनके व्यूज स्प्रेड किए, और वो व्यूज किस तरीके से लोगों ने अट्रैक्ट के तौर पे देखा, एक अट्रैक्शन हुआ उनको, एंड दे ऑल्सो थॉट कि भाई हम ये अथॉरिटी से भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ आवरसेल्फ। तो यहाँ पर द राइटिंग्स ऑफ Voltaire and Rousseau were read widely, and those who read these books saw the world through new eyes. जिन्होंने भी उनकी ये बुक्स पढ़ी, उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, जितनी भी बुक्स पढ़ी उनके जो माइंडसेट थे जो शुरू से ही रहे हैं, और एरिस्टोक्रेसी रहती है, लोग रहते हैं, राजा है, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, और यहाँ पर वही चीज़ें काम होगी, हमको एज एन ऑटोक्रेटिक सोसाइटी में ही रहना है। जो शुरू से उनके माइंडसेट किए गए थे वो माइंडसेट को क्लियर किया गया थ्रू दीज राइटिंग्स। मतलब सोचो राइटिंग है वो कितना बड़ा इम्पैक्ट एक लाइफ ऑफ द पर्सन में प्ले करती है। दे वर क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल एंड दी रैशनल। अब लोग जो हैं उनके मन में क्या फीलिंग आने लगी, दैट वी कैन ऑल्सो क्वेश्चन टू दी रेस्पेक्टिव बॉडी कि वाई कांट वी गेट दिस काइंड ऑफ राइट और दैट काइंड ऑफ राइट। तो इसलिए रीडिंग का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इन दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सेकेंडली, द फ्रेंच कल्चर क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। ठीक है, अब डायलॉग्स और डिबेट्स इसका भी कल्चर प्रिंट कल्चर की तरफ से ही हुआ। As such, all existing ideas and beliefs began to be questioned by the public. Such a thing created the ground for social revolution. क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो प्रिंट है उससे इन्फ्लुएंस होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी पर्सन इन्फ्लुएंस है तो ज़रूरी नहीं है वो ऑन अ पॉजिटिव नोट ही इन्फ्लुएंस होगा, जैसे कि लोगों ने किया टुवर्ड्स द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे लोग जो थे, जो पीपल, दे वर नॉट एट ऑल हैप्पी विद देयर लीडर, और लीडर को बदलने का उनका कोई वो भी नहीं था कि हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी हो सकती है। लेकिन थ्रू रीडिंग्स ओनली दे गॉट व्हाट दे गॉट, यू कैन से मोटिवेटेड, एंड इन दिस मोटिवेशन ऑल्सो दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड विद दिस रोल फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो एक जहाँ पर जो लोग थे जो चाह रहे थे एक्चुअली में चेंजेस, वहाँ पे यू वर हैविंग द अदर पीपल ऑल्सो हु वर नॉट हैविंग द थिंग कि इन देयर माइंड कि चेंजेस शुड ऑल्सो बी देयर। When these kind of people were also there, तो obviously debates होंगी, dialogues delivery होंगी, चीज़ें simultaneously सही नहीं चलेंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, social revolution तो होना ही होना था, because there you are having two kinds of people and two kinds of mindset, one who is in a favor of it and one who is opposing this thing. Thirdly, by the 1780 there was an outpouring literature that mocked the royalty and criticized the monarchy. अब धीरे से लिटरेचर के थ्रू ही मोनार्की को क्या बोलना जाने लगा, सबसे खराब चीज। ऑन द अदर हैंड किसको वो करने लग गए, लोग नेशनलिज्म की तरफ बढ़ने लग गए। This process led to the growth of hostile sentiments against the ruler, और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया कि जो मोनार्क्स थे उनको अपनी जगह से हटना ही पड़ा, because people persuaded them, people forced them to leave that particular space which they were having it for hundreds of years or more than that। क्योंकि obviously मोनार्की थी, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, तो उनकी जो जगह थी वो तो फिक्स्ड ही थी। अब उस फिक्स्ड जगह को भी इतना इम्पैक्ट हुआ लोगों में कि उस फिक्स्ड जगह को जहाँ पर लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम वहाँ से हटेंगे, उनको वहाँ से क्या किया गया, हटाया गया। No doubt print helps the spread of ideas, but people did not read just the kind of literature, they were also exposed to monarchical and church propaganda also। मतलब प्रॉपरली अगर हम सिर्फ लिटरेचर की बात करें, सिर्फ रीडिंग की या कोई एक अलग एंटरटेनमेंट की, तो वो एक साइड अलग रख दो, तो लोग जो थे वो चर्च की एक्टिविटीज़ हो गई, मोनार्क्स की एक्टिविटीज़ हो गई, उसके बारे में भी लिखते थे, तभी जाके इतना बड़ा रिवॉल्यूशन भी आया।
They were not influenced directly by everything they saw. They accepted some ideas and rejected the others. जो people को लगता था कि हमें उस चीज़ को accept करना है, वो easily उस चीज़ को accept कर लेते थे और intake कर लेते थे. लेकिन जहाँ उनको लगता था कि हम ये ideas के साथ नहीं रह सकते हैं, हमें ये ideas पसंद नहीं है, तो they were having the choice, so that यहाँ पर उनका जो choice है वो बकायदा क्या किया जाएगा, यहाँ पे mention किया जाएगा that this person is liking it or that is not liking it. So these are the things which has got impact in the minds of the people through printing only, जिसकी वजह से one point you can say कि जो revolution की start थी वो इन philosophers के mindset को इतना ज़्यादा इफेक्ट कर गई लोगों के कि वहाँ पर revolution का रूप उसने ले लिया. The 19th century किस तरीके की थी 19th century? Children, women and workers from the late 19th century, children became an important category of readers. See, जब जहाँ की population 80% तक की educated है, तो उस 80% में ज़रूरी नहीं है कि जो top class का या जो एक मिडिल एज्ड पर्सन है वो ही पढ़ रहा होगा. जो छोटे से छोटा बच्चा है उससे ही उस चीज़ की स्टार्टिंग होगी. तो जहाँ पे स्टार्टिंग होगी दैट मीन्स जो चिल्ड्रन का जो पार्ट है, जो चिल्ड्रन है वो सबसे बड़े रीडर्स आज की डेट में कहलाएंगे वहाँ पर. क्योंकि कौन है वहाँ के रीडर्स? जी स्मॉलेस्ट वन. स्मॉल से वो हो के बड़े होके जाएंगे, तब जी जाके वो जो पूरी पॉपुलेशन है वो लिटरेट में आएगी. तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स बिकेम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री. अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी? टेक्स्ट बुक की. तो बच्चे जो होंगे वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, चाहे वो फर्स्ट में हो, सेकंड में हो या 10th 12th में हो. तो उसके अकॉर्डिंगली बुक्स पब्लिश करना, अब यहाँ पे पब्लिशिंग एक्टिविटीज और ज़्यादा बढ़ने लग गई. A children's press devoted to literature for children alone was set up in France in 1857. तो अकेले चिल्ड्रंस प्रेस के नाम से इसको सेट किया गया, जो फ्रांस में 1857 में सेट करी गई. This press published new works as well as old fairy tales and the folk tales. क्या चीज़ थी स्पेसिफिकली इसमें? फेरी टेल्स, फॉक टेल्स, न्यू वर्क्स जो होंगे, जो बच्चों के अकॉर्डिंगली होंगी, वो सारी की सारी यहाँ पर पब्लिश करी गई. Anything that was considered unsuitable for children or would appear vulgar to the elites was not included in the published version. तो जो भी लोगों को लगता था कि this particular thing is not suitable for the kids or the children or the elites people, तो धीरे से वो उसको क्या कर सकते थे? रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, हटा सकते थे. ठीक है, तो this was the situation of the children. Women became important as readers as well as the writers. अब यहाँ पे जो women का रोल है वो both the तरीके में था. As the reader also they have emerged, and as the writer also they have emerged. Penny magazines were specially meant for women, as were manual teachings, proper behavior and housekeeping. Some of the best known novelists were the women only. मतलब जो आज तक के डेट में सबसे बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट रही हैं उनमें से many of them were the women only. Name Jane Austen, the Bronte sisters, the George Eliot. ठीक है, their writings became important in defining a new type of woman, a persons with will, strength with personality, determination and the power to think. मतलब यहाँ से जो इमर्जेंस हुआ वुमेन का वो एक अलग ही कैटेगरी में आया. Now the women were not only the readers, they were the writers also, and that kind of writers जो अपनी जितनी भी चीज़ें या आउटसाइड दी वुमेन्स की जो भी कंडीशंस होती हैं वो उसको डेपिक्ट करती थी, उसके राइटिंग्स के थ्रू बताती थी टूवर्ड्स द सोसाइटी, टू द सोसाइटी कि इनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ा इन दी सोसाइटी. ठीक है, in the 19th century, lending libraries in England became instruments for educating white collar workers, artisans and lower middle class people. अब 19th सेंचुरी में यहाँ पे अगर हम एक रीडिंग कैटेगराइजेशन करें, रीडर्स की कैटेगराइजेशन करें, तो दे वर इंक्लूडेड ऑल दी वाइट कॉलर वर्कर्स जिनको वो एजुकेशन चाहिए होती थी, आर्टिस्टन्स एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल. इनमें सबसे ज़्यादा क्रेज था रीडिंग का क्रेज होगा, दैट मीन्स दे आर इनटू द लिटरेसी पार्ट. ठीक है,
After the working day was gradually shortened from the mid 19th century, workers had some time for self improvement and self expression. जहाँ पर एक टाइम पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था तो उस टाइम पे क्या होता था, जो वर्कर्स के वर्किंग आवर्स थे वो सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। तो जब वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे तो उनके पास कोई और चीज़ करने को बचती नहीं थी। तो अब यहाँ पे जब वर्किंग आवर्स धीरे से जब कम कराए गए तो अब वर्कर्स के पास टाइम होता था, तो वो टाइम किस में लगाते थे, फॉर दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। किस तरीके से सेल्फ एक्सप्रेशन करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट किस तरीके से करना है, इन दो चीज़ों पे जो वर्कर्स थे वो अपना जो काम होता था वो फोकस करते थे। दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर्स। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें उनके साथ होती थी वो उन्होंने लिखना चालू किया गया एज देयर ऑटोबायोग्राफीज, एंड पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स लिखने चालू करे कि किस तरीके से पॉलिटिकली दे आर इनटू द थिंग्स। Now the further innovations, अब इसके अलावा भी और कौन कौन से innovations हुए। Through the 19th century there were a series of further innovations in printing technology। किस तरीके से innovations हुए printing technology में? Richard M. Howe of New York had perfected the power driven cylindrical press। अब यहाँ पे न्यू इन्वेंशन कौन लेकर आता है? रिचर्ड एम हो, जो क्या लेके आते हैं? पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस, जिसकी वजह से दिस वाज केपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आवर। तो ये सिलेंड्रिकल प्रेस का क्या इंपॉर्टेंस था या क्या वो था कि 8000 शीट्स वो एक घंटे में निकाल लेती थी। This press was particularly useful for printing the newspapers। Mainly ये जो प्रेस थी जो लगाई गई जिसमें 8000 शीट्स एक घंटे में वो प्रेस वो प्रिंट कर देती थी, मेनली ये न्यूज़पेपर्स प्रिंट करने के लिए बनाई गई थी। In the late 19th century, the offset press was developed, which could print up to 6 colors at a time। उसके बाद धीरे से दूसरा इन्वेंशन क्या हुआ, एक साथ 6 कलर्स वो इन्वेंट कर सकती है। From the turn of the 20th century, electrically operated presses accelerated printing operations। धीरे से 20th century में आते आते ऐसी प्रेस लगाई गई जो मेनली इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती थी, ठीक है। A series of other developments followed। Methods of feeding paper improved, the quality of plates became better, automatic papers, reels and photoelectric controls of the color registers were introduced। Second, printers and publishers continuously developed new strategies to sell their products। With this kind of innovations, जहाँ cylindrical press लाई गई, colorful printing presses के आने लगी, electrically अब वो सारी work करेंगी, तो यहाँ पर अब जो पब्लिशर्स थे अब वो नए नए मेथड्स यूज करने लग गए सो दैट दे कैन पब्लिश देयर व्हाट, देयर थिंग्स। 19th century periodicals serialized important novels which gave birth particularly to the way of writing novels। तो इसकी वजह से अब जो प्रिंटिंग और ज़्यादा मजबूत हो गई तो जो राइटिंग पार्ट है वो भी ज़्यादा मजबूत होगा। तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन किसका होता है? नॉवेल्स का। In the 1920s in England, popular works were sold in cheap series called the Shilling series। तो यहाँ पर जितने भी पॉपुलर वर्क्स थे वो किसके नाम से बिकने लगे? द शीलिंग सीरीज से। और कहाँ पर? इन द इंग्लैंड। द डस्ट कवर और द बुक जैकेट इज ऑल्सो अ 20th century innovation। With the onset of the Great Depression in 1930s, publishers feared a decline in book purchase। To sustain buying, they brought out cheap paperback editions। तो यहाँ पर जब 1930 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था जिसकी वजह से पब्लिशर्स को लगा कि अब जो हमारा काम है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इस चीज़ से सस्टेन करने के लिए यहाँ पे लोग ऐसे पेपर्स लेकर आए कि ज़्यादा उनको नुकसान उस चीज़ में सहन नहीं करना पड़ेगा। इंडिया एंड दी वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अब अभी तक हमने देखा कि यूरोप में किस तरीके से पूरा प्रिंटिंग फैली और उसके अकॉर्डिंगली लोगों के माइंडसेट कैसे हुए, किस तरीके से उनमें चेंजेस आए टेक्नोलॉजी वाइज, माइंड वाइज और किसी भी तरीके से। अब हम देखेंगे कि जो इंडिया है उसमें हमारी जो प्रिंटिंग है वो किस तरीके से आई। मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट।
प्रिंटिंग के पहले भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, वो हमने देखा है, चाहे वो चाइना का ही क्यों ना हो, जापान का ही क्यों ना हो, कोरिया का ही क्यों ना हो। इंडिया वाज आल्सो अमंग दोज कंट्रीज आल्सो कि जहां पर प्रिंटिंग के पहले भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। India was a rich and old tradition of handwritten manuscripts in Sanskrit, Arabic, Persian as well as in various vernacular language। क्योंकि यहाँ पर अरेबिक और पर्शियन भी, क्योंकि उसके पहले इंडिया में जो भी रूल करते थे तब से लेकर जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो लिखी जाती थी और लिखी गई हैं। मतलब अगर यूरोप में ये सारी चीज़ें जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो अगर हम एक साइड रख दें तो इंडिया इन सब से भी पहले रहा है इन टर्म्स ऑफ अरेबिक, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल राइटिंग के तौर पे अगर हम कहें। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर, पेजेस वर समटाइम्स ब्यूटीफुली इलिस्ट्रेटेड। तो पहले पत्तियों में लिखे जाते थी चीज़ें, और ये कहाँ की बात हो रही है अब? इंडिया की, ठीक है। हैंडमेड पेपर्स होते थे, हैंडमेड पेपर बनाए जाते थे जिसकी वजह से राइटिंग्स उसमें होती थी, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड टिल वेल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट डाउन टू द लेट 19th सेंचुरी। मतलब यहाँ पर भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स 19th सेंचुरी के पहले तक भी लिखी जाती थी जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था। जैसे कि यू कैन सी द पेजेस फ्रॉम द दीवान ऑफ हाफिज इन 1824। 1824 के पहले 1824 तक की बात है, इस तरीके से जो पेजेस हैं वो लिखे जाते थे। ये हैंडमेड पेपर्स हुआ करते थे, पिक्चराइजेशन होता था। मतलब जो चीज़ें यूरोप में धीरे धीरे आई, इंडिया में वो ऑलरेडी पहले से थी। पेजेस फ्रॉम द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा को किस तरीके से देखो धागे से बनाया गया है, धागे से वो किया गया है, और इतने इतने छोटे छोटे पेजेस होते थे। और दिस यू कैन सी ऑफ द ऋग्वेदा। They would either be pressed between wooden covers or sewn together to ensure preservation। वुडन कवर्स के थ्रू उनको सिला जाता था जिसकी वजह से उनकी जो पकड़ है वो मजबूत बनी रहे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स however were highly expensive and fragile। वो तो ऑब्वियसली बात है, हाईली एक्सपेंसिव हम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती है। और फ्रेजाइल क्यों? क्योंकि उस समय में जो पेपर्स हुआ करते थे, जो इंक हुआ करती थी, वो ऐसी हुआ करती थी कि वो दोनों साइड छाप देती थी, जिसकी वजह से उसको फ्रेजाइल भी या बहुत नाजुक भी बोला गया है। They had to be handled carefully and they could not be read easily as the scripts was written in different styles। अब उस समय पे भी कैलीग्राफी होती थी, मतलब जो लोग होते थे वो डिफरेंट स्टाइल्स में लिखना पसंद करते थे। आज तो ये एक आर्ट है, ये एक टेक्निक है, लेकिन ये शुरू से ही इंडिया में भी चली आ रही है। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर नॉट यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। Now, as you can see, the pages from the गीता गोविंदा और जयदेवा जो 18th सेंचुरी की है, और ये एक पाम लीफ में बनाई गई है। जो लीफ है ये हमारी पाम लीफ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्क्रिप्ट्स होती थी वो होती थी। अब जो प्रिंट है वो इंडिया में किस तरीके से आया? द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा with Portuguese missionaries in the mid 16th century। अब गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग कैसे आई होगी? क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे बड़ा पोर्ट एरिया था वो कौन सा था? हमारा कोंकण एरिया ही था, जो मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई और पूरे के पूरे जो कन्वर्ट होके सूरत से यहाँ पर लाया गया था। तो ट्रेडर्स भी सबसे पहले इस एरिया में आए होंगे। जब ट्रेडर्स सबसे पहले इस एरिया में आए तो सबसे पहले जो रीजन का डेवलपमेंट होगा वो इसी रीजन का होगा। तो यहाँ पे जो पहली प्रिंटिंग आई वो कहाँ आई? गोवा में। किसके साथ आई? विद द पोर्चुगीज मिशनरीज इन द मिड 16th सेंचुरी, ठीक है। जेसुइट प्रीस्ट लेंट कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल टेक्स्ट। तो उसमें से उन्होंने कोंकणी लर्न किया। जो पोर्चुगीज मिशनरी के लोग थे, वॉज द नेम जेसुइट प्रीस्ट, एंड he started learning Konkani and further he printed several tracts in this language only. By 1864 about 50 books had been printed in the Konkani and in Kannada language, ठीक है।
तो पहली चीज कहाँ आई, गोवा में आई, जो पोर्चुगीज मिशनरीज के थ्रू आई. जीसस स्प्रिट वाज द पर्सन हु लर्नड द कोंकणी एंड ही स्टार्टेड डेवलपिंग मेनी ट्रैक्स इन कोंकण. तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस थी इंडिया में वो कहाँ पर आई, वो सबसे पहले गोवा में आई थी. और किस लैंग्वेज में सबसे पहले वो प्रिंट हुई थी, तो दैट वाज द कोंकण लैंग्वेज. ठीक है, फिर 1674 तक आते आते 50 बुक्स प्रिंटेड होने लग गई इन दी कोंकण एंड इन दी कनारा लैंग्वेज. Catholic priest printed the first Tamil book in 1579 at Cochin, and in 1713 the first Malayalam book was printed by them. By 1710 Dutch Protestant missionaries had printed 32 Tamil texts, many of them translations of the older works. So in this way printing comes to India. The English language press did not grow in India till quite late, even though the English East India Company began to impose presses on the late 17th century. मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो इंडिया में उस समय पर नहीं चलती थी, तो इसकी वजह से जो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंटिंग भी होगी वो भी नहीं चलेगी. लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए विथ द effect of getting it to the conquerment, तो यहाँ पर लेट 17th सेंचुरी में इसका भी एस्टैब्लिशमेंट हो गया. From 1780s, James Augustus Hickey began to edit Bengal Gazette, a weekly magazine that described itself as a commercial paper open to all but influenced by none. तो यहाँ पे 1780 में जेम्स ऑगस्टिन हिसी ने क्या किया, उसने जो बंगाल गैजेट था उसको ट्रांसफॉर्म किया, जो ट्रांसफ़र किया इन दी इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन ज़्यादा लोग उसको ज़्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस वो नहीं ले पाया. So it was a private English enterprise proud of its independence from colonial influence that began English printing in India. ठीक है, Hickey published a lot of advertisements including those that related to the import and the sale of slaves. तो उनका क्या काम होता था, मेनली अपनी प्रेस चालू कर दी, क्योंकि उनको इन्फ्लुएंस कहाँ से मिला था, ब्रिटिश से. ऑब्वियसली ही वाज द ब्रिटिशर्स इटसेल्फ. तो यहाँ पर जब उसने अपनी प्रिंटिंग प्रेस चालू करी और प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहले बंगाल गैजेट को क्या किया, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया इन द इंग्लिश लैंग्वेज, बट ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया. तो नहीं पसंद आया तो उन्होंने क्या किया, अपना मेथड ऑफ प्रिंटिंग बदला, एडवर्टीजमेंट्स निकाले, और मेनली वो क्या करते थे उस एडवर्टीजमेंट में, सेल ऑफ द स्लेव्स. ठीक है, उसके बारे में बताते थे. रिलीजियस रिफॉर्म एंड द पब्लिक डिबेट्स. From the early 19th century, different groups confronted the changes happening within the colonial society in different ways. अब यहाँ पे mainly अब writing तो spread होने लग गई थी, लोग influence भी होने लग गए थे, लेकिन जो English language है वो अभी भी अपना दबदबा नहीं बना पाई थी. लेकिन यहाँ पे लोग अपनी writings तो continue कर ही रहे थे, तो लोगों ने क्या किया, थ्रू राइटिंग्स ओनली अपने जितने भी सेंटिमेंट्स थे इन एंड आउट, वो सारे के सारे उस थ्रू राइटिंग के वो बता देते थे. तो इसकी वजह से वो ये भी बताने लग गए थे कि कॉलोनियल सोसाइटी में व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ देम एंड व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ लिविंग दे आर लिविंग. ठीक है, एंड ऑफर्ड अ वेराइटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द बिलीफ्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन. Some criticized existing practices and campaigned for reform, while others countered the arguments of reformers. अब राइटिंग का जो यहाँ पर मेन पार्ट था वो किस तरीके से था, अपनी पूरी की पूरी व्यथा बताना. जो लोग बता पाते थे वो अपनी चीज़ों को बता पाते थे, लेकिन जो चाहते थे कि रिलीजियस चेंजेस आए या कहीं के भी चेंजेस आए, हमारे कस्टम्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, या जो भी चीज़ें उनको होती थी वो सारी की सारी थ्रू दिस राइटिंग, वो चाहे वो रिफॉर्मर ही क्यों ना हो, कोई भी नेशन का आदमी क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें ये कर देते थे. These debates were carried out in public and in print. Printed tracts and newspapers not only spread the new ideas but they shaped the nature of the debates. अब ये debates का main कारण क्या था कि they want to
express their views. When it comes to the express of the views, तो यहाँ पर दो तरीके के लोग you will find. One who will be in the opposition and one who will be the follower. तो जो follower था वो उसके accordingly लिख देता था, लेकिन जो opposition वाला था वो उसके according लिखता था. तो debate के through ही यहाँ पर जो printing का काम था वो भी उसी तरीके से चलता था. In North India, the ulemas used cheap lithographic presses which published Persian and Urdu translation of holy scriptures and printed religious newspapers and tracts to counter Christian cultural inventions. तो यहाँ पर अब क्या होता था, मुस्लिम्स जो थे वो अपने तरीके से लिख रहे हैं, अपनी चीज़ें बनाएंगे, अपनी होली बुक्स बनाएंगे, और मेनली उनका जो काउंटर पार्ट किसको करते थे, वो क्रिश्चियंस को, क्योंकि उस समय क्रिश्चियंस जो ब्रिटिश थे वो क्या चाहते थे, कन्वर्टिज्म. तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, थ्रू राइटिंग्स ओनली आज की डेट में भी हम वो चीज़ें देख सकते हैं. The Debonan Seminary, founded in 1867, published many fatwas making Muslim readers aware of the code of conduct to be followed in their everyday lives and explained the meaning of Islamic doctrine. तो यहाँ पर किसने स्टार्ट किया, द देबोनंद सेमिनारी ने यहाँ पर क्या स्टार्ट किया, फतवे निकाले, लिखना स्टार्ट किया कि हमें हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम को किस तरीके से पढ़ना है, रहना है, किस तरीके की बोली बोलना है, किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट होना है, हाउ दे शुड लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंगली. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने थ्रू दिस फतवा मेंशन करी और बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी लोग रहेंगे वो इसी तरीके से क्या करेंगे, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मेंशन्ड बाय देम ऑफ देयर कम्युनिटी, तो यहाँ पर उसी तरीके से वो फॉलो करेंगे. उर्दू प्रिंट हेल्प्ड देम कंडक्ट दीज बैटल्स इन पब्लिक. ठीक है. Print and the Hindus, वहीं जहाँ on the other hand Muslims were doing their part, Muslims were playing their part in terms of their religious community to save their religious community, Hindus भी पीछे रहने वाले नहीं थे. तो यहाँ पे Hindus ने क्या करना स्टार्ट किया, the first printed edition of Ramcharitramanas of Tulsidas came out from Calcutta in 1810. अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो रामायण थी वो रामचरितमानस निकाली गई हिंदूज के थ्रू इन द ईयर 1810, जो तुलसीदास ने खुद अपने हाथों से लिखी थी. दैट मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी थी उन्होंने. The mid 19th century cheap lithographic editions flooded the North Indian market. From the 1880s, the Naval Kishore Press at Lucknow and the Sri Venkateshwar Press in Bombay published many religious texts in vernaculars. मतलब different languages में यहाँ पर अब हिंदूज जो थे वो अपने टेक्स्ट निकालते थे. पहले तो निकाली गई रामचरितमानस, फिर अकॉर्डिंगली जो उनको लगता था कि दिस शुड बी the part of the Hindu community and they should know each and every single thing related to the Hindu community, who the people of the country who were actually the main Indians. तो यहाँ पर उनके accordingly वो books निकालते गए, different press and different people. Religious texts and books started reaching a very wide circle of people, encouraging debates and controversies within and among the different religions. Print did not only stimulate the publication of conflicting opinions amongst the communities, but it also connected communities and people in different parts of India, creating pan-Indian identities. तो different religions accordingly अपने तरीके से सारी चीज़ें छापते थे और वो छापते थे तो वो लोग उससे इन्फ्लुएंस होते थे जो पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते थे. तो यहाँ पे एक पैन इंडियन आइडेंटिटी सर्कुलेट होने लग गई थी थ्रू दी राइटिंग्स. ठीक है. न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, अब धीरे धीरे पब्लिकेशन भी अपने अपने नए फॉर्म्स लेने लग गया था. द नॉवल, अ लिटरेरी फॉर्म विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप, ideally catered to this need. It soon acquired distinctly Indian forms and styles. तो यूरोप से जहाँ चल के इंडिया में आया था तो इंडियन स्टाइल्स भी वो धीरे धीरे क्या अपनाने लग गया था, दी पब्लिशिंग कंपनी. जो नॉवेल्स हुआ करते थे, जो नॉवेल्स वहाँ से चल के आए थे वो अब इंडिया में भी अपना इम्पैक्ट देने लग गए थे. For readers, it opened up new world of experience and gave a wide sense of diversity of human life. अब वहाँ जहाँ लोग अपने तरीके से लिखते थे, बताते थे, जो influences हुए, thinkers हुए, जिसकी वजह से vast change आया in the terms of economic condition of Europe, whole Europe,
वही इम्पैक्ट इंडिया में भी देखा गया। अब यहाँ पे भी थ्रू नॉवेल्स, थ्रू राइटिंग्स लोग अपनी व्यथा बताने लग गए थे। एंड मोर ओवर ये जो पीरियड जब कब का चल रहा था, व्हेन ब्रिटिश यूज्ड टू रूल इंडिया, एट दैट टाइम ये सिनेरियो चल रहा था। तो जस्ट इमेजिन कि वहाँ पर उस समय पे जो सिचुएशन किसी की भी होगी वो राइटिंग के थ्रू ही सारी चीज़ें बता पाएगा। तो यहाँ पे भी फॉर गेटिंग द फ्रीडम इट हैज राइटिंग हैज ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल। न्यू लिटरेसी फॉर्म, lyrics, short stories, essays about social and political matters reinforce the new emphasis on human lives and intimate feelings about the political and social rules that shaped such things. तो यहाँ पर हर तरीके की चीज़, चाहे वो किसी से भी किसी की रिलेशन हो, कुछ भी पॉलिटिकल मैटर हो, कोई शॉर्ट स्टोरीज हो, टेल्स हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, एनीथिंग जो उनको लगता था कि दे शुड, द पीपल शुड नो एनीथिंग और एवरीथिंग अबाउट द थिंग, तो यहाँ पर वो थ्रू राइटिंग ये सारी चीज़ें बता देते थे। ठीक है। By the end of the 19th century, a new visual culture was taking shape. अब धीरे धीरे विजुअलाइजेशन के थ्रू एक नया शेप आ रहा था इंडिया में। With the setting up of an increasing number of printing presses, visual images could be easily reproduced in multiple copies. Whatever thing we used to see, whatever things we used to imagine, they used to depict in that. जहाँ पर वो ये चीज़ें imagine करने लग गए तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो माइंडसेट है वो बदलने लग जाता है। क्यों बदलने लग जाता है? क्योंकि now the people are going to see each and everything with this scenario. हम कोई भी सीरियल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें आज की डेट में हम कोई भी सीरियल देखते हैं तो उस सीरियल में वॉट एवर थिंग इज देयर, चाहे वो कोई न्यूज़ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वॉट एवर वी आर थिंकिंग, तो यहाँ पर हमारा एक माइंड क्या करने लगता है, काम करने लगता है कि हम उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों देखने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं अब आगे क्या होगा, या अब इसमें ऐसा होना था, या अब उसमें ऐसा होना था। सेम विजुअलाइजेशन ये यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था एंड इट वॉज द पीरियड ऑफ टाइम कि जहाँ पर इन सारी चीज़ों को इंडियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। These prints began shaping popular ideas about modernity and tradition, religion and politics and society and culture. अब हर तरीके से लोग इसमें क्या हो गए थे, काम लग गए थे, इसमें काम लगाने लग गए थे कि कल्चर वाइज हम कैसी चीज़ें कर सकते हैं, हम सोसाइटी को किस तरीके से देखते हैं, हम कस्टम्स को अपने किस तरीके से रखेंगे और रिलीजन को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वॉज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनीबडी एट दैट टाइम। By 1870s, caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers commenting on social and political issues. Caricature means कि एक पर्सन जो शो कर रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसा होता है। अगर हम न्यूज़ कभी देखते हैं तो बीच में आते हैं छोटे छोटे कार्टून्स आते हैं कि वो डिपिक्ट करते हैं ये इस पर्टिकुलर पर्सन को कि ये ऐसा बोल रहा है या ऐसा कर रहा है। तो ऐसी ही चीज़ें अब थ्रू प्रिंटिंग्स यहाँ पर भी चालू हो गई थी। Some caricatures ridiculed the educated Indians' fascination with Western taste and clothes, while others expressed the fear of social change. तो इस तरीके से caricatures भी एक important role play करने लग गए थे। कुछ ये डिपिक्ट कर ये बताते थे कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो किस तरीके से हमारे ऊपर इतना हावी हो रहा है, प्लस कुछ लोगों के बारे में ऐसा कि किस तरीके से वो उनको फियर है कि सोशल चेंजेस तो आ रहे हैं लेकिन जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हद तक गलत भी हैं। वुमेन एंड प्रिंट, जो वुमेन और प्रिंट का जो रिलेशन रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया भी रहा है और इस रिलेशन के थ्रू ही यहाँ पर वुमेन्स जो हैं वो अपनी चीज़ें एक्चुअली में रख पाई हैं। Writers started writing about the lives and feelings of women and this increased the number of women readers. Obviously अगर कोई जो बहुत ज़्यादा बैक है, लैगिंग कर रहा है किसी चीज़ में और जहाँ उसको प्रॉपर एक क्या नहीं मिल रहा, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, और वहीं ऑन दी अदर हैंड सडनली क्या होता है कि कहीं से कुछ लिखा हुआ आता है तो कोई अगर वो पढ़ रहा है तो उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये मेरी ही बात है, ये मेरे ही व्यूज़ हैं, तो सबसे ज़्यादा वो उस पर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, किसके में, जो मेनली यहाँ पे सफरर्स उस टाइम पे कौन थी, दी वुमेन्स। तो जहाँ वुमेन्स को लगता था कि अब मेरे बारे में कुछ आ सकता है या ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये एग्जैक्टली वही थिंग है जो मैं आज की डेट में फेस कर रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो रीडिंग पार्ट है वो कौन रोल करेगा,
दी वुमेन्स ओनली। तो वुमेन्स इससे क्या होती थी, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट भी होती थी एंड मोर ओवर वो क्या होती थी, इन्फ्लुएंस भी होती थी। Women got interested in education and many women's schools and colleges were set up. तो ये रीडर्स को देखते हुए, ये रीडिंग्स को देखते हुए यहाँ पर वुमेन्स के लिए भी कुछ करना चालू हो गया। लाइक एजुकेशन स्कूल्स बनाए गए, फिर यहाँ पर उनको बहुत सारे कॉलेजेस सेट गए हुए कि जिस वजह से वुमेन्स जो हैं वो भी एजुकेटेड कहलाएंगी। Many journals started emphasizing the importance of women education. अब जो वुमेन्स उस टाइम पे एजुकेशन ले लेती थी वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सी मोर देन 50% और 60% एट दैट टाइम पे जो वुमेन्स थी वो एजुकेटेड नहीं थी, बिकॉज ऑफ द मैनी रीजंस कि शायद उनकी शादी हो जाती थी या वो घर के कामों में इतनी ज़्यादा उनको बिजी रखते थे उनके घर वाले कि उनको स्कूल जाने का टाइम ही नहीं देते थे। खोल दिए स्कूल लेकिन वुमेन्स नहीं है, तो ऐसे भी लोग इनके बारे में लिखते थे कि स्कूल्स खोल दिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोल दिए, लेकिन इनके पास जाने के लिए आज भी वुमेन्स नहीं है, बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन सम अदर वर्क्स। In East Bengal in the early 19th century, Raj Sundari Devi, a young married girl in a very orthodox household, learned to read in the secrecy of her kitchen. मतलब इतना ज़्यादा था कि शादी भी हो गई, अब शादी के बाद तो पढ़ाई करो ना करो कुछ नहीं, क्योंकि उस टाइम पे शादी हो गई तो तुम्हें घर संभालना है, तो यहाँ पर सीक्रेट में रह के, किचन में रह के वो पढ़ती थी। हु द राज सुंदरी देवी। Later she wrote her autobiography Amar Jiban, which was published in 1876, was the first full-length autobiography published in the Bengali language. तो ईस्ट बंगाल से जो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे फ्रॉम द 1860s many Bengali women writers like Kailash Bashini Devi wrote books highlighting the experience of women. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वुमेन्स का कैसा एक्सपीरियंस होता है टुवर्ड्स देयर लाइफ, टुवर्ड्स देयर लिविंग, ये इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। In the 1880, in the present day, Maharashtra, Tarabai Shinde and Pandita Ramabai wrote with passionate anger about the miserable lives of the upper caste Hindu women, especially the widows. तो यहाँ पे महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे एंड रामाबाई, इन्होंने किस तरीके से लिखा, अपनी फीलिंग्स कैसे लिखी कि अपर क्लास वुमेन्स के साथ किस तरीके से यू कैन से बिहेवियर होता है, एंड मोर ओवर वो अपर क्लास वुमेन जो एक्चुअली में विडोज होती हैं। The poor status of women was also expressed by Tamil writers. मतलब हर part of the country have started writing about the women, and this made a huge change in the mindset of the peoples. Hindu printing began seriously only from 1870s. Soon a large section of it devoted to the education of women. मतलब ऑल ओवर द इंडिया में जहाँ वुमेन्स के बारे में हर कोई लिखने लग गया था, उनकी सिचुएशंस, उनके ड्रॉबैक्स, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्सप्रेशन, हर वो चीज़, और मेनली जो वुमेन्स थी वो सबसे ज़्यादा आगे आ रही थी। तो यहाँ पे अब जो चेंज आता है वो क्या आता है कि अब वुमेन की एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी राइटिंग जो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर गई इन द लाइव्स ऑफ द वुमेन ओनली यू कैन से, लेकिन वो बहुत बड़ा चेंज लेकर आई। In the early 20th century, the journals written by women became very popular, in which women's education, widowhood, widow remarriages, etc. were discussed. अब धीरे से जहाँ एजुकेशन की बात हो रही है तो उस टाइम पे विडो रीमैरिजेस भी एक एक्ट लगाया गया था जिसमें राजा राम मोहन राव ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ऐसे लीडर्स आगे आए जिन्होंने मेनली उनके लिए काम किया so that they can change the situation of the women. Some of them offered household and fashion lessons for women. तो अब धीरे धीरे जब चेंजेस आ रहा है तो धीरे धीरे लोगों के माइंड्स भी बदलेंगे, रिलेटेड टू देयर पर्सनालिटी ऑल्सो इट इज गोइंग टू चेंज। तो यहाँ पर अब फैशन लेसन्स भी फॉर दी वुमेन्स देने चालू हो गए। In Punjab, Ram Chadda published Stri Dharam Vichar to teach women how to be obedient wives. The Khalsa Tract Society published cheap booklets with a similar message. In Bengal, an entire area in central Calcutta, the Batla, was devoted to the printing of popular books only. Peddlers took the Batala publication to homes, enabling women to read them in their leisure time.
हर वो तरीके से कोई भी हो, चाहे वो छोटा पब्लिशर हो या बड़ा पब्लिशर हो, इन पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और एनीवेयर एल्स जहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ हो पाती थी कि वुमेन्स तक ये सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी, तो वो हर एक कोशिश करते थे। दो दे वर हैविंग देयर ओन मोटिव ऑल्सो, सो दैट पब्लिश होगी, रीड करेंगे, बुक्स बिकेंगी, हमारे पास पैसे आएगा। लेकिन वाइस वर्सा चीज़ें क्या हो रही थी कि लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे थे और यहाँ पे जो उनकी अर्निंग थी वो भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, नाउ अब प्रिंट और पुअर पीपल का भी कनेक्शन है। जरूरी नहीं है जितने भी अभी हमने बातें करी हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलाइट्स और एरिस्टोक्रेट्स के बारे में ही बात कर रही हूँ। पुअर पीपल पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा था प्रिंटिंग का। Public libraries were set up from the early 20th century, expanding the access to books. For rich local patrons, setting up a library was a way of acquiring prestige. तो ऐसे लोग जो बहुत रिच थे, जिनको लगता था कि अब यहाँ पर लाइब्रेरी सेट होंगी तो लोग भी आएंगे, पढ़ेंगे, चीज़ें समझेंगे, देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो रिच पैट्रॉन्स क्या करने लग गए, लाइब्रेरीज को सेट करने लग गए। From the late 19th century, many writers started writing about the issue of the class distinction. अब 19th century के आते आते बहुत सारे रीडर्स अब क्लास के ऊपर बात करने लग गए कि क्लास को जो डिस्टिंक्ट तरीके से वेरीड करके रखा है उसको भी हटाना चाहिए। ज्योतिबा फुले wrote about injustice of the caste system in his book गुलामगिरी, जो 1871 में इन्होंने पब्लिश करी थी। In the 20th century, B.R. Ambedkar in Maharashtra and E.V. Ramaswamy in Madras wrote powerfully on caste, and their writings were read by the people all over the India. See, जिसका जैसा क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली उसके रीडर्स मिलेंगे। लाइक कास्ट को लेके सबसे ज़्यादा रीडर्स कौन होंगे, जो उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। वो जो वुमेन्स को लेके हर चीज़ें हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ओनली इन दी वुमेन्स आएगा, क्योंकि एक्चुअली में दे आर फेसिंग समथिंग वेरी डिफरेंट थिंग वट एवर थिंग दे हैव रिटन ऑल्सो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, उस पर्टिकुलर सोसाइटी पे ही पड़ेगा जो एक्चुअली में उसको झेल रही है या उससे लिव कर रही है। तो ऐसा ही रीजन किसके साथ था, दी पुअर पीपल ऑल्सो, दी वुमेन्स ऑल्सो। ज्योतिबा फुले ने अपनी बुक गुलामगिरी में ये सारी चीज़ें लिखी, फिर B.R. अम्बेडकर और रामास्वामी ने भी अकॉर्डिंगली बुक्स रोट करी जिसमें जो ये माइंडसेट ऑफ द पीपल है उसको बदलना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखी। Local protest movements and sects also created a lot of popular journals and tracts criticizing ancient scriptures and envisioning a new and just future. अब इसकी वजह से changes आए through writings only, बहुत सारे changes आए in the society, in the life of the women, in the life of the poor people. Rich किस तरीके से impact डालता था और poor किस तरीके से poor होता जा रहा था, तो ये सारी चीज़ें का भी impact बहुत ज़्यादा through the writings पढ़ने लगा। काशी बाबा, a कानपुर मिल वर्कर, wrote and published छोटे और बड़े का सवाल in 1938. The poems of another Kanpur mill worker who wrote under the name of Sudarshan Chakra between 1935 and 55 were brought together and published in a collection called सच्ची कविताएं। तो ऐसी ऐसी जो एक्चुअली में उनके साथ जो चीज़ें हुई, जो उन्होंने फेस करी, चाहे वो वर्कर्स ही क्यों ना थे या पुअर वर्कर्स थे, वो भी राइट करते थे, अपनी चीज़ें बताते थे और इन चीज़ें किस तरीके से पब्लिश होती थी और इम्पैक्ट डालती थी लोगों के माइंड में, एंड हाउ द सोसाइटी यूज्ड टू गेट चेंजेस के तौर पे आने लग गई ये सारी चीज़ें through these writings done by the poor also or the women or the any other person, जो एक impact create कर सकती है, वो सारी चीज़ें अब सोसाइटी में दिखने लग गई थी। By the 1930, Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves. अब बैंगलोर में क्या होने लग गया था, जितने भी मिल वर्कर्स थे उन्होंने अपनी अर्निंग से लाइब्रेरी सेट करी, जिसकी वजह से वो अपने आप को और किस तरीके से एजुकेट बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो खाली टाइम में कर पाएंगे। फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ बॉम्बे वर्कर्स, ठीक है। प्रिंट एंड दी सेंसरशिप, अब प्रिंट है तो मतलब यहाँ पर चीज़ें क्या होगी कि प्रिंटिंग जो है वो हर कोई करेगा, हर कोई करता भी था, हर कोई अपने व्यूज़ डाल रहा है, लिख रहा है, बता रहा है, डिपिक्ट कर रहा है और फिर लोगों में वो इम्पैक्ट डाल रहा है, चाहे वो कोई भी पार्ट ऑफ द सोसाइटी हो। लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी होते थे,
किस तरीके से अब यहाँ पर हर कोई जो है वो क्या चाह रहा है, वो लिखना चाह रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो वो लिख रहा है वो हर कोई उसको यूज़ करेगा, वो उसको अपोज भी कर सकता है। तो ऐसे ही क्या हुआ गया, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला गया, एक सेंसरशिप लगाई गई। Early measures to control printed matters were directed against Englishmen in India who were critical of company misrule and hated the actions of the particular company officer. अपने आपस में भी लड़ते थे, चाहे वो कंपनी ही क्यों ना हो या उसके रूलर्स ही क्यों ना हो, तो उस चीज़ को भी वो डिपिक्ट कर देते थे, किसमें, थ्रू दी राइटिंग्स। The company was worried that such criticism might be used by the critics in England to attack its trade monopoly in India. By 1820, the Calcutta Supreme Court passed certain regulations to control press freedom, and the company began encouraging publication of newspaper that would celebrate the British rule. तो 1820 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए इन दी प्रिंटिंग ऑफ द न्यूज़पेपर, कि कोई भी फालतू की चीज़ जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगी, दैट द प्रेस इज नॉट गोइंग टू पब्लिश इट। ठीक है। In 1835, Governor General Bentinck agreed to revise press laws. After the revolt of 1857, as vernacular newspapers became assertively nationalist, enraged Englishmen demanded a clampdown on the native press. तो अब यहाँ पर जब 1857 का वार हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था, सारे लोग नेशनलिज्म की तरफ जा रहे थे इंडिया में। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स को जो भी इंफॉर्मेशन होती थी या ब्रिटिशर्स का क्रिटिसाइजेशन थ्रू राइटिंग्स ही होता था, तो उस पर भी क्या इनको लगने लगा कि अगर ये राइटिंग्स और आगे आएंगी तो हमारा जो रूल है वो धीरे से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। In 1878, the Vernacular Press Act was passed. It provided the government with extensive rights to censor reports and editorial in the vernacular press. कोई भी जो भी चीज़ें जो उनको लगता है कि इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से लोगों में और लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर वो एक्ट लगाया गया, द वर्नाकुलर एक्ट वॉज पास्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रेस। From now, the government kept regular track of the vernacular newspaper published in different provinces. अब जो गवर्नमेंट है वो सारी चीज़ें देखने लगी, उसने अपने अंडर ले लिया कि कौन सी चीज़ों को प्रिंट करना है, कौन सी को नहीं करना है। ठीक है। Despite repressive measures, nationalist newspapers grew in numbers, reported on colonial misrule and encouraged the nationalist activities. तो यहाँ पर क्या होता है, वेरियस मेजर्स लगाने लग गए लोग बाग, चाहे वो किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करना हो, क्योंकि मेनली यहाँ पर उस समय पे कॉलोनियल गवर्नमेंट थी और वो नहीं चाहती थी कि इंडियंस के अंदर और ऐसी चीज़ें वो पढ़ें जिसकी वजह से उनकी नेशनैलिटी पे फ़र्क आने लग जाए और यहाँ पर हम ये हमारा काम तमाम कर दें। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सी प्रेस थी जो बिना सोचे समझे ये सारी चीज़ों को पब्लिश करती थी, जो लोगों तक पहुँचे और लोगों को पता चले कि एक्चुअली में अब समय किस चीज़ का है। When Punjab revolutionaries were deported in 1907, Bal Gangadhar Tilak wrote with great sympathy about them in his पेपर केसरी। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पेपर स्टार्ट किया था जिसमें उन्होंने हर वो चीज़ें लिखी थी जो एक स्ट्रगलर के पास जो उसने फील करी थी। This led to his imprisonment in 1908, provoking in turn widespread protest all over the India. जब उन्होंने ये केसरी पेपर लिखा था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यू कैन से मूवमेंट्स हुए थे कि, और उसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया गया था। उस अरेस्ट होने के बाद बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए थे जिसकी वजह से उनको जो जेल में डाला गया था वो हटाने का उनको प्रोटेस्ट किया गया था। So this completes your chapter print culture and the modern history. Next lecture में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। Thank you so much.